रिकॉर्डिंग में। हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम आनंद में हो? तो आज जो है वो रविवार है और आज के दिन का हम यूटिलाइज करते हैं। और आप सभी का स्वागत है बूस्टर एकेडमी पे। हाँ, तो आज हम लोग जो है वो 5 टॉपिक कवर करेंगे। और सभी बच्चों का ये था कि सर एक क्लास जो है वो यूट्यूब पे होनी चाहिए। मैं ठीक है भाई, एक क्लास क्यों, आपके लिए 5 क्लास यूट्यूब पर रख देते हैं। लेकिन बैच आज से अभी से स्टार्ट है। जो अब पढ़ाया जा रहा है वहाँ से बैच स्टार्ट है। इसके बाद में आगे की सारी क्लासेस ऐप पे होगी। आज हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि 5 टॉपिक एटलीस्ट आप लोग जो है वो बूस्टर ऐप पे हो या नहीं हो, एटलीस्ट आप पढ़ सके। जिसके अंदर अभी 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों आपके यहाँ पे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें और अभी आपके पास खूब टाइम है। और शाम को मेरी इको सर्वे की क्लास 8 बजे अलग से होगी, ठीक है। और आज टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे? आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले आपका राज्यपाल का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम 5 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कितने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं? 5 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और 5 सब्जेक्ट्स में से ध्यान रखना कि किस तरीके से, क्योंकि हमने 2 महीने का टारगेट लिया था और टारगेट के अनुसार हम सबसे पहले दोस्तों जो है वो राजस्थान पॉलिटी कवर करेंगे। और राजस्थान पॉलिटी के साथ साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके साथ साथ दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो के साथ साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग जो है वो आपके यहाँ पे राजस्थान इको। और राजस्थान इको के साथ साथ दोस्तों स्टार्ट हो रही है इंडिया ज्योग्राफी। क्या स्टार्ट हो रही है? इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। तो आज के टॉपिक क्या है, ताकि आप लोगों को लाभ मिल सके? आज का टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ दोस्तों हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे? आहार एवं पोषण, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है वो जनरली आते ही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग जो है वो दोस्तों आप कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में आज शिक्षा का विकास क्रम पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? शिक्षा का विकास क्रम, जिससे क्वेश्चन जो है वो बहुत आते हैं। तो शिक्षा का विकास क्रम पढ़ेंगे। और हम लोग राजस्थान इको में क्या पढ़ेंगे? सहकारिता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सहकारिता पढ़ेंगे। सुनते बहुत हो तो आज पढ़ भी लेंगे। और उसके साथ साथ इंडिया ज्योग्राफी में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। तो ये आज के आपके टॉपिक होंगे, ये आज के आपके जो है वो टॉपिक होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। और जो है प्रॉपर फोकस आप लोगों को जो है वो क्लासेस में रखना है और बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग राजस्थान पॉलिटी के बारे में बात करें, सभी तैयार हो? अब मैं फिर बता देता हूं, आपके नोट्स जो हैं अभी आपको पीडीएफ पे पीडीएफ दी जा रही है। आपके नोट्स जो हैं वो आपको 1 अक्टूबर को आपको राजस्थान इको और उसके साथ साथ जो है वो इंडिया इको, राजस्थान इको और इंडिया इको, राजस्थान पॉलिटी और जो है वो दोस्तों जो है वो इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी और उसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। ये इतने नोट्स आपको 1 अक्टूबर को मार्केट में मिल जाएंगे, प्योर अपडेटेड कंटेंट के साथ, प्योर अपडेटेड कंटेंट के साथ, ठीक है। तो अब जो बढ़िया लाभ लो। आज सीटी वाले भी पढ़ लेना, क्योंकि बढ़िया तरीके से जो है वो आप लोगों के लिए सहकारिता का टॉपिक जो है वो आप जो है वो पढ़ सकते हैं। सहकारिता टॉपिक आज मैं यहां करवा रहा हूं। अब पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। राजस्थान पॉलिटी का जो पोर्शन है आप लोगों का, वो आरएस के हिसाब से अगर आप लोग देखें राजस्थान पॉलिटी, तो राजस्थान पॉलिटी का वेटेज पिछली अगर 5 भर्तियों का ट्रेंड देखें, तो पिछली 5 भर्तियों में राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न जो है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न जो है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और ये दोस्तों लगभग 10 से लेकर 15 तक पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंच चुके हैं? 15 तक पहुंच चुके हैं। मतलब इंडियन पॉलिटी से भी ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? राजस्थान पॉलिटी। इंडिया पॉलिटी से भी ज्यादा प्रश्न कहां से आ रहे हैं? राजस्थान पॉलिटी से आ रहे हैं। और राजस्थान पॉलिटी के अंदर जो है वो आपका प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब 15 प्रश्न बहुत बड़ी बात होती है और सब्जेक्ट बड़ा छोटा है। याद रखें दोस्तों, 15% जो है वो बहुत बड़ी बात होती है और सब्जेक्ट बहुत छोटा है। और अब आप जब राजस्थान पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो आपको राजस्थान पॉलिटी के अंदर जो है वो अगर आप सीक्वेंस देखें तो आपको प्रॉपर ध्यान जो है वो कुछ चीजों पे देना पड़ेगा। जिसमें अगर हम स्टार्टिंग के टॉपिक देखें तो आपका राज्यपाल, राज्यपाल के साथ साथ जो है वो सीएम, सीएम के साथ साथ विधानसभा, हाँ सीएम के साथ साथ जो है वो दोस्तों आपको क्या पढ़ना है? विधानसभा। ये आपको 3 टॉपिक जो है वो प्रॉपर पढ़ने होते हैं। ये सभी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक
सही तरीके का इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक आप इनको याद करने के लिए इनकी जो है वो बातें नहीं समझेंगे, उस समय के घटनाक्रम नहीं समझेंगे, तब तक ये चीजें याद नहीं होगी। भाई मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को क्यों नहीं याद होगी। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो प्रथम विधानसभा ही नहीं समझ पाएंगे तो वहां कितने अविश्वास प्रस्ताव आए, वहां कितने उपचुनाव हुए, उस समय अध्यक्ष कौन थे, उस समय जो विपक्ष की पार्टी कौन सी थी, सेकंड जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय विपक्ष की पार्टी कौन सी उभरी, थर्ड विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, प्रथम राष्ट्रपति शासन क्यों लगा, दूसरा क्यों लगा, आप लोगों को यह प्रॉपर पता होना चाहिए कि हरिदेव जोशी साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, ठीक है, सुखाड़िया जी ने सरकार जो है वो क्यों नहीं बनाई, सुखाड़िया जी ने जो है वो सरकार क्यों नहीं बनाई। तो इस कंडीशन में मैं आप लोगों को जो है वो प्रॉपर सारी तरीके से हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला पोर्शन इसके अंदर कौन सा है, आपका अगला पोर्शन है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के साथ दोस्तों आपके जो है वो जितने भी महत्वपूर्ण आयोग है, हाई कोर्ट के साथ जो है वो दोस्तों आपके जितने भी महत्वपूर्ण आयोग है, जितने भी महत्वपूर्ण आयोग है, ये आपका दूसरा पोर्शन है। ये दो पोर्शन प्रॉपर स्टैटिक्स है, कॉन्सेप्ट के साथ है, बहुत ज्यादा फैक्ट है। जो अगर सबसे ज्यादा जोर अगर किसी में आना है ना तो तुम्हें इन्हीं टॉपिक में आना है, सबसे ज्यादा जोर आना है तो इन टॉपिक्स में ही आना है। उसके बाद में आपके कुछ अनछुए टॉपिक है, जैसे एग्जांपल के रूप में बताता हूं, जैसे लोक नीति का टॉपिक हो गया आपके यहां पे, विधिक अधिकार का टॉपिक हो गया आपके यहां पे, और विधिक अधिकार के साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके यहां नागरिक अधिकार पत्र हो गए, क्या हो गए, नागरिक अधिकार पत्र हो गए। तो यहां से जो है वो दो प्रश्नों की संभावना रहती है, दो प्रश्नों की संभावना रहती है, ज्यादा इसी टॉपिक विधिक अधिकार से आपके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद में आपका जो है वो राज्य एवं जिला प्रशासन, राज्य एवं जिला प्रशासन, और उसके बाद में दोस्तों आपका पंचायती राज, और उस साथ साथ जो है वो नगर निकाय, पंचायती राज और नगर निकाय। तो आपके दिमाग में ये फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए कि हमें चार पोर्शन जो है वो अलग अलग जो है वो रखना है स्टेट पॉलिटी में। स्टेट पॉलिटी के अंदर जो है वो हाँ चार पोर्शन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में शाम को अनाउंसमेंट करेंगे, आपको शेड्यूल दे दिया है। 15 तारीख तक राजस्थान इको सर्वे कंप्लीट पढ़ लो और उसके साथ साथ राजस्थान करंट अफेयर पढ़ लो। सबसे इजी टेस्ट है, सबको देना है, सबसे इजी टेस्ट है और सबको देना है। तो पहले मुझे ये बताओ, राजस्थान पॉलिटी के अंदर ये चार पोर्शन के लिए कौन कौन विद्यार्थी तैयार है कि सर मैं जो है वो ये चार पोर्शन पढ़ने के लिए तैयार हूं, मेरे 15 प्रश्न पक्के करूंगा। हाँ, क्योंकि आज से क्लासें विधिवत स्टार्ट हैं, तो इसमें यह मत समझना कि ये डेमो क्लास भैया आपके लिए उपलब्ध है, आप जो आराम से आनंद लेवे, लेकिन कल हम जो पढ़ाएंगे इससे आगे का ही पढ़ाएंगे, इसको वापस नहीं पढ़ाएंगे। तो कोई बच्चा जो है ऐसे नहीं हो कि आराम से बैठा है कल वापस पढ़ाएंगे सर जो है वो। हाँ, तो अब बात करते हैं दोस्तों, और क्या याद रखना है, तो इन चीजों पे प्रॉपर ध्यान देना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं राज्यपाल से। इंडिया पॉलिटी के अंदर हम बेसिक चीजें और भी पढ़ेंगे, संविधान के बारे के अंदर। स्टेट पॉलिटी में हम सीधा जो है वो गवर्नर से स्टार्ट करते हैं और गवर्नर के टॉपिक को जो है वो थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहली बात आप लोगों को यह समझनी पड़ेगी दोस्तों आपके यहां पर है कि हमारे यहां भारत के अंदर जो है वो क्या अपनाई गई है, संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। हमारे यहां क्या अपनाई गई है, संघीय फेडरल सिस्टम, संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है जिसे संविधान में यूनियन कहा गया है। क्या कहा गया है, यूनियन कहा गया है। और संघीय शासन व्यवस्था का प्रथम गुण यह होता है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विषयों का वितरण, केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है वो विषय का वितरण, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने सब्जेक्ट है। तो इसके तहत अपने यहां पर जो है वो दोस्तों क्या है, एक केंद्र सरकार होती है और विभिन्न राज्यों के अंदर जो है वो एक तो केंद्र सरकार होती है और विभिन्न राज्य जो है, विभिन्न राज्य जो है वहां पे दोस्तों जो है वो आपकी राज्य सरकार होती है। तो पहली चीज क्लियर, पहली चीज क्लियर। हाँ, क्योंकि गवर्नर के पास पहुंचने से पहले बेसिक तो पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी में और बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं राज्यपाल से ही स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि जो अब ध्यान दे लेना भाई, अब ध्यान दे लेना। हाँ, अभ्युदय बैच वाले भी यहीं से स्टार्ट कर दो,
ठीक है, अब ये ध्यान दे लेना। तो संघीय शासन व्यवस्था जो है आपके यहां है, उसमें एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, ये तो बेसिक सी चीज है, ये आपको पता है। अब हमने संघीय शासन व्यवस्था के साथ साथ हमने संसदीय शासन व्यवस्था भी अपनाई है, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली भी अपनाई है। और संसदीय शासन प्रणाली कहती है कि आपकी सरकारों में दो प्रमुख होंगे, एक संवैधानिक प्रमुख होंगे, एक क्या होंगे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, एक संवैधानिक प्रमुख होंगे और एक वास्तविक प्रमुख होंगे। एक संवैधानिक प्रमुख होंगे और एक वास्तविक प्रमुख होंगे, एक संवैधानिक प्रमुख होंगे और एक दोस्तों आपके जो है वो वास्तविक प्रमुख होंगे। एक एक डाउट क्लियर होगा। हाँ, और एक एक डाउट में यहां तक जाएंगे हम कि भाई वेतन कहां मिलता है, पेंशन कहां से मिलती है, दो राज्यों में अगर राज्यपाल हो तो कहां से, कोई डाउट नहीं बचेगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको बता रहा हूं, बस इंटरेस्ट बनाए रखना और 2 घंटे इस टॉपिक को पढ़ना ताकि मजा आ जाए तुम्हें। तो एक संवैधानिक प्रमुख होता है केंद्र में और एक जो है वो वास्तविक प्रमुख होता है। उसी प्रकार से राज्यों में भी क्या होता है, एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और एक वास्तविक प्रमुख होते हैं और एक क्या होते हैं दोस्तों आपके, वास्तविक प्रमुख होते हैं। यहां से गणित समझ में आ जाएगी, यहां जो है वो वास्तविक प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो अब आप लोगों को याद रखना है कि संवैधानिक प्रमुख जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं और वास्तविक प्रमुख हमारे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसी तरीके से राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, सीएम होते हैं। ये एकदम क्लियर है, आपको ये चीज याद रह जाएगी। हाँ, आ जाओ सर आर्टिकल 153 पे, जल्दी आएंगे। आर्टिकल तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो साथ के साथ मैं याद करवा दूंगा तुम्हें। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है या यूनियन सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें 2 सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। अब हमने यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी अपनाया हुआ है कि हमारे संघ की प्रकृति तो संघीय है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई हुई है। और संसदीय शासन प्रणाली कहती है कि केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। और दोस्तों जो है वो राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। और अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल महोदय को, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल महोदय को। लेकिन कोई ऐसे मत पढ़ लेना जैसे राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्यपाल होते हैं, ऐसा नहीं है भाई, बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है, कहीं तुम लोग जनरली क्या करते हैं, इंडिया पॉलिटी इतनी पढ़ लेती है जनता तो खुद कहते रहते हैं कि राष्ट्रपति जैसे राज्यपाल, पीएम जैसे सीएम है, तो वैसे काम नहीं चलता भाई। केंद्र के सूचना आयोग जैसा राज्य सूचना आयोग, केंद्र का मानवाधिकार जैसा राज्य मानवाधिकार, ऐसे काम नहीं चलता, डिटेल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहां गलती कर देंगे तो गलती कर ही देंगे। क्यों गलती कर देंगे, बेसिक अगर आपने ये कहा कि राष्ट्रपति जैसे ही राज्यपाल होते हैं तो ये चीज बहुत ही गलत है। हाँ, आपको प्रॉपर राज्यपाल साहब को उतना ही सम्मान देना पड़ेगा और आपको उतना सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आरएस के अंदर राष्ट्रपति साहब 1% की गारंटी कभी देते हैं कभी नहीं देते, लेकिन राज्यपाल साहब 1% की गारंटी पक्की देते हैं। राज्यपाल साहब 1% की गारंटी पक्की देते हैं। तो बताओ तुम्हारे लिए हाँ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, राज्यपाल साहब या राष्ट्रपति साहब? क्योंकि राष्ट्रपति साहब का जनरली निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति साहब का जनरली निर्वाचन होता है, याद रखना, उनका जो है वो निर्वाचन होता है। और उनके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी की भी विधानसभा भाग लेती है। और वो भी केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वो भी केवल क्या करते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बताओ राज्यपाल साहब का क्या होता है, क्या राज्यपाल साहब का निर्वाचन होता है, क्या राज्यपाल साहब का निर्वाचन होता है? हाँ, क्या बताओ राज्यपाल साहब का निर्वाचन होता है? तो आज यही तो पढ़ेंगे, तभी तो मजा आएगा। तो टॉपिक के अंदर, गवर्नर के टॉपिक के अंदर जो है वो जनरली आप लोगों को टाइम लगेगा और टाइम जो है वो एक, हाँ मतलब जो कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन मजा आ जाएगा। तो राज्यपाल साहब की तो जो है वो दोस्तों क्या होती है, नियुक्ति होती है। और वो नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। उसी तरीके से राष्ट्रपति साहब को तो पद से हटाने की भी प्रक्रिया है, पद से हटाने की भी प्रक्रिया है, महाभियोग का उल्लेख है, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो हटाती है। लेकिन राज्यपाल साहब तो जो है वो क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, इन्हें तो राष्ट्रपति साहब जो है वो कभी भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति साहब इन्हें तो जो है वो कभी भी हटा सकते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना है,
ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कि गवर्नर के अंदर जो है वो आपको क्या क्या चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। तो तैयार हो, सभी लोग तैयार हो गवर्नर के लिए? तो चलो फिर जो है वो राज्यपाल साहब को जो है बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपको भी जो है वो आनंद आए। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को कि हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जहां 2 स्तर पर शासन संचालित होता है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य स्तर पर राज्य कार्यपालिका काम करती है। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 153 से 67 के बीच में है। अब कोई बोले सर 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। तो आपको 153 से 167 के बीच में संविधान के भाग 6 में क्या मिलेंगे भाई? संविधान के भाग 6 के अंदर जो है वो आपकी राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। और अगले प्रश्न पूछ ले आपसे कि राज्य कार्यपालिका कहां से कहां है, तो लिखो एक बार, आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच, 153 से लेकर 167 के बीच, मैं राज्य विधानसभा पे नहीं आ रहा, मैं राज्य कार्यपालिका, स्टेट जो आपकी जो एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें कौन किस चीज को पढ़ते हैं? राज्यपाल को पढ़ते हैं, राज्य की मंत्री परिषद को पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री को पढ़ते हैं और महाधिवक्ता को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? महाधिवक्ता को पढ़ते हैं। तो आपको प्रॉपर याद रखना पड़ेगा कि संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6 जो कि दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो संविधान का भाग 6 जो है, उस संविधान के भाग 6 का आपका पहला आर्टिकल 152 आपको राज्य की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? राज्य की परिभाषा देता है। और अब आपको याद रखना है कि 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है और हमें सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना है। सबसे पहले हमें इन्हीं को पढ़ना। और इसमें कौन कौन आता है राज्य कार्यपालिका में? अगर प्रश्न आ जाए तो क्या आता है दोस्तों आपके यहां? राज्य कार्यपालिका में आपको याद होना चाहिए राज्यपाल का पद, और राज्यपाल के पद के साथ दोस्तों जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए आपके यहां पे मंत्री परिषद प्रॉपर, और मंत्री परिषद के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए सीएम साहब के बारे में और महाधिवक्ता। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, अगर प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, लिखो कमेंट सेक्शन में। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया, पढ़ा रहे हैं राज्यपाल। तो जो है राजेंद्र लांबा सर भी आए हैं, लेकिन ये आपको जो है वो पढ़ाएंगे बाद में, क्योंकि अभी प्री का एग्जाम है तो हिंदी पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद में, ठीक है? तो जो है वो बढ़िया तरीके से आनंद ले। हाँ, ओके। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो एक बार सभी कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो लिखें और जो है वो बताएं। यहाँ पे एक बार 4 नाम लिखो। कभी कभी बेसिक प्रश्न गलत हो जाता है कि राज्य कार्यपालिका में क्या क्या है, और तुम वहां पे जो विधानसभा चाह पाते हो। नहीं भाई साहब, प्रॉपर पता होना चाहिए कि राज्य कार्यपालिका के अंदर क्या है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें प्रॉपर पता होनी चाहिए राज्य कार्यपालिका में क्या है, ठीक है? तो लिखो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में, सर से मिलवाएं, पढ़ लो, फिर सर बाद में तुम्हें अभी जो है वो ना प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाने लग जाएंगे, फिर राज्यपाल भूल जाओगे तुम लोग, राज्यपाल जो है वो भूल जाओगे। चलो भाई, ओके। मोटिवेशन घनी है। अब तो एग्जाम जो है वो कल कितने टॉपर्स को बुलाया था, परसों सबने तुम लोगों को बढ़िया गाइड किया था, तो और क्या चाहिए तुम लोगों को? तो अब आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं आगे पोर्शन के ऊपर। अब दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि संविधान के अंदर पहले आपके यहां पर जो है वो सबसे पहले जो आजादी के बाद में जो है वो राज्यों को 4 श्रेणी में रखा गया था। राज्य को क्या रखा गया था? 4 श्रेणी में रखा गया था। याद आ रहा है तुम्हें? श्रेणी ए के राज्य, श्रेणी बी के राज्य, श्रेणी सी के राज्य और श्रेणी डी के राज्य। आपके पास ए बी सी डी था। और भाग जो है वो संविधान का क्या था? 6 था। भाग जो है वो संविधान का क्या था? 7 था। भाग जो है संविधान का क्या था? 8 था। भाग जो है वो संविधान का क्या था? 9 था। इनमें क्या रखा गया था? आप प्रॉपर तरीके से याद रखें। यहां जो राज्य रखे गए थे भाग 6 के अंदर, भाग 7 के अंदर, ये दोस्तों आपके ब्रिटिश भारत के टाइम जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश भारत के टाइम जो प्रांत, एक पर्सन आ सकता है यहां से, ब्रिटिश भारत में जो प्रांत थे उन्हें रखा गया। जैसे बॉम्बे हो गया और ये हो गया, ये आपकी बड़ी रियासतें थी। ये आपकी जो है वो दोस्तों क्या थी? बड़ी रियासतें थी। ये आपकी क्या थी? बड़ी रियासतें थी। यहां जो है वो चीफ कमिश्नरेट, जो आपका जो चीफ कमिश्नरेट का इलाका
का था उसको रखा गया। और यहां जो है वो दोस्तों आपके अन्य अर्जित राज्य, अन्य जो आपके जो है वो अन्य अर्जित राज्य हो या अन्य राज्य हो उनको रखा गया। और आप लोगों को पता होगा, मुझे बताओ, राजस्थान, आज का राजस्थान हमारे जो है वो किस में था? आपने पढ़ा होगा, आपको बेसिक पता होगा, आजादी के बाद में राज्यों को 4 श्रेणी में रखा गया, तो राजस्थान किस श्रेणी में था? राज्यों को जब 4 श्रेणी में रखा गया तो राजस्थान किस श्रेणी में था? ताकि आपको बेसिक पता तो चले कि सर बेसिक ये है कि हां राजस्थान उस समय किस में था। क्या बताओ, राजस्थान भाग ए में था, क्या राजस्थान भाग बी में था, क्या राजस्थान भाग सी में था, क्या राजस्थान भाग डी में था? बताओ एक बार सभी कमेंट सेक्शन में। क्या बात है, बहुत सारे सही बता रहे हैं। हाँ, तो अगर आज के राजस्थान को आप देखें तो राजस्थान भाग बी और सी में था, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान जो है वो आपका लगभग जो है वो आपका राजस्थान जो है वो यहां था। और उसके साथ साथ अजमेर जो था वहां आपका जो है वो चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र था। अजमेर जो था उसमें चीफ कमिश्नरेट सिस्टम था। क्या था अजमेर में? क्या था दोस्तों आपके यहाँ पे? चीफ कमिश्नरेट सिस्टम था। तो राजस्थान भाग बी और सी के अंदर था। राजस्थान क्या था? भाग बी और सी के अंदर था। एक बार लिखो कमेंट सेक्शन में, राजस्थान जो है वो प्रारंभ में भाग बी और सी के अंदर था। अब हम राज्यपाल के पद के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि राज्यपाल के पद के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप आरएस के हिसाब से पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको राज्यपाल साहब के लिए कम से कम 4 से 5 दिन 10 से 12 घंटे निकालने होंगे, क्योंकि ये आपका जो है वो बेसिक है और ये आपको एकदम लेवल से आना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो है वो मेंस में प्रॉपर काम आएगा पब्लिक एड वाले पोर्शन के अंदर, और हमेशा ही काम आएगा। और मेंस में भी स्टेट पॉलिटी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो तरीका छोड़ दो जिसमें 6 आर्टिकल पढ़ लो और काम चला के आगे निकल जाओ ना भाई। 6-8 आर्टिकल से काम नहीं चलेगा। अब एक पहला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेता हूं कि आपके यहां जो राज्यपाल साहब की जो है वो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो बताओ कमेंट सेक्शन में। अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम जो है वो राज्य कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल पढ़ रहे हैं, तो सभी कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बताओ कमेंट सेक्शन में, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? पहला प्रश्न पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारा कोई प्रश्न ही गलत नहीं हो। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। बेसिक आपको पता चला गया? हाँ, पता चल गया। ये देखो कमेंट सेक्शन में बताने वाले जनरली गलत बता रहे हैं कनाडा, याद रखें, यहां गलत ना करें। राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल का पद जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। राज्यपाल साहब के नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल साहब की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से ली हुई है भाई। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो कहां से ली हुई है? कनाडा से ली हुई है। देखो प्रश्न गलत कर दिया ना तुमने, स्टार्टिंग में आते ही गलत कर दिया। ऐसी पॉलिटी नहीं पढ़नी, ऐसी पॉलिटी नहीं पढ़नी। पहले बात में चेप दिया ना प्रश्न गलत, तो ऐसी पॉलिटी नहीं पढ़नी है। आपको सबका पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप दोबारा पढ़ें। आपको लग रहा होगा कि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि दोबारा पढ़ें। क्यों पढ़ें दोबारा? मैंने एक बेसिक प्रश्न आपसे पूछा और उसके अंदर 90% स्टूडेंट गलत बता रहे हैं। हाँ, राज्यपाल सब ने कोई ना कोई एग्जाम देके पढ़ा होगा। ऐसी गलतियां बहुत करेंगे, ऐसी गलतियां बहुत करेंगे, और उन गलतियों से बचाने के लिए हम आज स्टेट पॉलिटी में राज्यपाल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले राज्यपाल के बारे में जो है, जो आपके विचार जो है अन्य लोगों ने क्या कहा, क्योंकि राज्यपाल हमारे यहाँ पे संवैधानिक प्रमुख है। राज्यों में जो है वो राज्यपाल क्या है भाई साहब? संवैधानिक प्रमुख है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है वो इनके बारे में सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो बताओ आगे से प्रश्न गलत नहीं करोगे ना? राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से ली हुई है भाई, नहीं करोगे ना आगे से गलती। तो दोस्तों बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में। तो के.एम. मुंशी साहब क्या कहते हैं? राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है। राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी एवं कड़ी है। राज्य को केंद्र के साथ जोड़कर रखता है, राज्य को केंद्र के साथ जोड़कर भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो बताओ तुम्हें लगता है ये सही स्टेटमेंट है?
लगता है कि तुम्हें सही स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट्स आने चाहिए भी, कल को कोई पूछ ले स्टेटमेंट किसने दिया। तो के एम मुंशी साहब ने क्या कहा? के एम है मुंशी साहब ने दोस्तों आपके यहां पे क्या कहा? मुंशी साहब ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है और केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी है जो भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्या सहमत हो आप लोग? हाँ, तो राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख है भाई, और राज्यपाल जो है वो कड़ी के रूप में काम करता है। लेकिन कुछ विचार और है। सरोजिनी नायडू जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो सरोजिनी नायडू जी क्या कहते हैं? राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। देखने में तो लगता है कि उनके पास बहुत अधिकार है, लेकिन दोस्तों जो है वो वास्तविकता में सारे अधिकार मंत्री परिषद के पास होते हैं, और मंत्री परिषद का हेड सीएम होता है, और उन्हीं के अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था चलती है। तो क्या आप इस बात से सहमत है? क्या कल को कोई पूछ ले कि राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया किसने कहा, तो बता दोगे क्या? राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा। तो याद रखना है तुम लोगों को, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि राज्यपाल के पास संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ शक्तियां हैं, और उसके साथ साथ स्वविवेकीय शक्तियां हैं, और जब वह अपने स्वविवेकीय शक्तियों पे आ जाए ना, तो वो जो है वो बहुत भयंकर तरीके से सबको बता सकता है कि उनके पास क्या पावर है। तो राज्यपाल अगर अपनी पे आ जाए तो सबको बता दे कि उसके पास जो है वो क्या पावर है। तो राज्यपाल महोदय हमारे संवैधानिक प्रमुख है, वो एक स्वतंत्र पद है, और उनके पास जो है बहुत सारी शक्तियां। और ये जब टॉपिक पूरा पढ़ोगे ना तो तुम एग्जैक्टली लिख पाओगे कि राज्यपाल रबड़ स्टाम्प नहीं है, वो अपने आप में संवैधानिक प्रमुख है। थोड़ा बहुत है, चलो ठीक है, थोड़े बहुत की बात करते हैं। फिर श्री प्रकाश क्या कहते हैं? राज्यपाल छूटी हुई जगह पर, जो आपका ब्लैंक जो जगह है, आपका जो रिक्त स्थान है, छूटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल छूटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या आप इनके स्टेटमेंट से जो है वो सहमत है? राज्यपाल जो है वो जो आपकी रिक्त स्थान है उस पर साइन करने के अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये बात सही नहीं है। श्री प्रकाश जी की एक अलग बात है कि उनको लगता है कि जो मंत्री परिषद भेजती है, जो सीएम कहता है, वहां बस साइन ही करना होता है, सब कुछ डिसाइड तो मंत्री परिषद ही करती है। तो आज हम ये स्टेटमेंट पहले मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट आना जरूरी है, और ये स्टेटमेंट पढ़ के तुम लोग थोड़े से अवेयर होगे कि सर ऐसे कैसे कह दिया हमारे राज्यपाल साहब के बारे में। हम पढ़ेंगे राज्यपाल साहब, और उसके बाद में सारे संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो है उनकी कार्यपालिका शक्तियां क्या है, उनकी विधायी शक्तियां क्या है, उनके पास न्यायिक शक्तियां क्या है, उनके पास स्वविवेकीय शक्तियां क्या है। फिर आपके यहां विजय लक्ष्मी पंडित क्या कहती है? पद नहीं, वेतन के आकर्षण के लिए, कोई पद के लिए नहीं, वेतन के आकर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना स्वीकार करता है। हाँ, ये जो है वो आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि जिसे सक्रिय राजनीति से रिटायर करना हो, या दोस्तों जो है वो जिसे रेस्ट पे भेजना हो, उन्हें जो है वो राज्यपाल बना दिया जाए। तो पद के लिए नहीं, वेतन के आकर्षण के लिए जो है वो कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है, ये विजय लक्ष्मी पंडित कहते हैं। बताओ तुम्हें लगता है क्या? हाँ, केवल कोई आदमी 3.5 लाख के लिए राज्यपाल बनता है? मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि राज्यपाल अपने आप में संवैधानिक प्रमुख है, और राज्यपाल अपने पे आ जाए तो बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं, और राज्यपाल वैसे भी बहुत कुछ करते हैं। तो अगला जो है वो स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पट्टे में? सीतारामैया क्या कहते हैं? राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार तथा राष्ट्रपति को एक पखवाड़े में रिपोर्ट देने के लिए है, केवल और केवल कि राष्ट्रपति को टाइम टू टाइम रिपोर्ट भेज सके और आए गए का अतिथि सत्कार कर ले। ये राज्यपाल का जो है वो दोस्तों जो है पद की गरिमा है। तो मैं इन स्टेटमेंट से जो है अभी अगर बोलूं कि मैं सहमत हूं या नहीं हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। जब आप राज्यपाल पढ़ लें और राज्यपाल की कार्यपालिका, गवर्नर जो है वो दोस्तों उनकी कार्यपालिका शक्तियां जब आप पढ़ लें, आप उसके साथ साथ गवर्नर की विधायी शक्तियां पढ़ लें, और उसके साथ साथ गवर्नर की वित्तीय शक्तियां पढ़ लें, और उसके साथ साथ गवर्नर की न्यायिक शक्तियां अगर आप लोग पढ़ लें, और उसके साथ साथ दोस्तों गवर्नर की जो है वो स्वविवेकीय शक्तियां पढ़ ले, तो आप जो है वो इनके दिए हुए स्टेटमेंट से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते, पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते। तो अब तो तुम्हारी इच्छा होगी कि सर जो है वो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा राज्यपाल को ढंग से, अब तो जो है वो राज्यपाल को जो है वो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना चाहिए ना?
राज्यपाल को अब तो जो है वो ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब इतने स्टेटमेंट आ गए और इन्होंने इतनी भविष्यवाणियां कर दी और जब इतनी बातें कह दी, तो अब तो जो है वो आपको लगना चाहिए कि सर अब तो हमें पढ़ाओ जल्दी जल्दी, और राज्यपाल क्या है ये बताओ हमें, और उसके बाद में इनकी शक्तियां बताओ, ये इतनी प्रकार की शक्ति है, और उसमें सबसे पहले ये शक्ति जरूर बताना, इससे पता चलता है कि राज्यपाल क्या है। तो दोस्तों आगे चलते, नहीं नोट नहीं करना है, प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलेगी और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है नोट्स भी 1 तारीख से मिल जाएंगे। तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप तो बढ़िया तरीके से आनंद लेते रहो भाई, बढ़िया तरीके से आनंद लेते रहे। तो अब जो है, हाँ सर याद ही नहीं होता तो बस भूलने की कोशिश मत करो, याद रह जाएगा दिमाग में। कल हनुमान जी ने क्या कहा था, हनुमान सर वीडियो साहब जब आए थे तो दिमाग की भी एक कैपेसिटी है, सारी चीजें याद थोड़ी करनी है। अब आप तो बस ये स्टेटमेंट जो है वो रट्टा थोड़ी लगाना है, आपको समझना है। और मैं प्री प्लस मेंस दोनों की पॉलिटी आपको कवर करवा रहा हूं, ताकि एक जो है वो मेंस में टेंशन नहीं रहे। और आपकी अप्रोच अगले 5 महीने में क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच अगले 5 महीने में ये होनी चाहिए कि इन 5 माह में जो पढ़ा है, इन 5 माह में जो पढ़ा है वो मेंस के टाइम डायरेक्ट यूज आ जाए, दोबारा ना ही पढ़नी पड़े। मतलब स्टेट पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी को इस तरीके से पढ़ो कि अभी पढ़ा हुआ मेंस के टाइम दोबारा नहीं पढ़े। मेंस के टाइम काम केवल और केवल क्या हो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखो। मेंस के टाइम काम क्या भाई, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखो, रिवीजन करो और मेंस वाले सब्जेक्ट पढ़ो। सही बात है, कर लोगे ये? तो चलो अब चलते हैं और पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। पहले राज्यपाल के पद के संवैधानिक, अब जो आप लोगों को बता देता हूं कि जब ये राज्यपाल का टॉपिक पढ़ेंगे आप, तो इसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा, राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान पढ़े जाएंगे, राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान पढ़े जाएंगे। और संवैधानिक प्रावधान पढ़े जाने के बाद में हम राज्यपाल की सारी शक्तियां पढ़ेंगे, और जब राज्यपाल की सारी शक्तियां पढ़ लेंगे और उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में कंपैरिजन करेंगे, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में कंपैरिजन करेंगे। और उसके बाद में हम राज्यपाल से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे, राज्यपाल से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे, तब जाके टॉपिक पूरा होगा। कौन कौन तैयार हो? हाँ कौन कौन तैयार हो भाई? तैयार हो? ये चीजें पढ़ेंगे ना, तब जाके राज्यपाल का टॉपिक कवर होगा। हाँ तो ये अब वो दिन चले गए जब थोड़े से 2-4 आर्टिकल पढ़े राज्यपाल की नियुक्ति, एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और उससे काम नहीं चलेगा। और कल आपकी क्लास का यही है, आज भी क्लास स्टार्ट तो आपकी हो गई है, पर जयपुर में इंद्रदेव इतने प्रसन्न हैं, हद से ज्यादा प्रसन्न है। सुबह शाम एनी टाइम बरसात ही बरसात, बरसात ही बरसात। हाँ वो गाना नहीं है अपने, तो वो गाना को ज्यादा सुन लिया इस बार राजस्थान से जो है वो इंद्र देवता ने। तो इतनी बरसात है, मैं तो फिर कह रहा हूं भाई बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, और बच्चों को तो रिस्क लेनी ही नहीं चाहिए, घर बैठे पढ़ लो। हम लोग जो पास हैं स्टूडियो के वो ही आ सकते हैं, सारे टीचर भी जो है ना, मतलब इतनी दूर से नहीं आ सकते, जयपुर भरा पड़ा है, गाड़ियां तैर रही है भाई। तो जयपुर के अंदर तो इतनी बरसात हो रही है, और इस बार जितनी बरसात तो कभी नहीं हुई मेरे को लग रहा है। तो कल तो इतनी भयंकर बरसात थी सुबह कि कोई जो है कहीं से कहीं जा ही नहीं सकता। तो आज जो आपके सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे, और जो है वो सभी टीचर, मेरे बाद बायो की क्लास होगी, संदीप जी जितने मतलब टैलेंट से आपको पढ़ाएंगे ना, आ रहे हैं पोर्शन, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हाँ बरस बरस हमारे आज मेरे को पता था, तुम्हें ये गाना पक्का याद है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। चले आगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान में सबसे पहला आर्टिकल पढ़ते हैं, और आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो कोई आदमी बोले गुरुजी आ कोई लिखने की बात है, ये क्या लिखने की जरूरत है? वो तो अंडरस्टूड है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखो संविधान सभा में जो लोग थे ना, जो संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने आपके एक एक डाउट को क्लियर किया है। कल ना कोई आदमी आ जाए जी 2 कौन बन सकेगा राज्यपाल, मन नहीं बना दो उन्हें जना, फिर कोई कह दे जी 2 बन रखे है तो 3 बना दो। तो ये भी लिखना पड़ता है। हमारा भारतीय संविधान इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो है वो उससे शासन व्यवस्था तो चल सके, उसके साथ साथ एक सामान्य स्टूडेंट का डाउट भी क्लियर हो सके। तो ये भी लिखा हुआ है उसमें कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा।
हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब फिर इसमें संविधान संशोधन होता है और सारी चीज जो ऐड होती है, लेकिन मेरे को इस प्रोविजन में भी जो है वो कोई समस्या नहीं दिखती। ये अंडरस्टूड था, फिर वो तो 7वें संविधान संशोधन से और एक्सप्लेन किया गया। तुम खुद बताओ ये क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। अब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जायज बात है। अब बताओ कि कोई राज्यपाल साहब है, मान लेते हैं कि ये राज्यपाल साहब है, इनके पास राजस्थान का भी राज्यपाल का चार्ज है और इनके पास एमपी के राज्यपाल का भी चार्ज है और इनके पास यूपी के राज्यपाल का भी चार्ज है। तो इससे भी स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। राजस्थान के प्रत्येक राज्य के पास एक राज्यपाल होगा, तो देखो राजस्थान के पास उसका राज्यपाल है, मध्य प्रदेश के पास उसका राज्यपाल है, यूपी के पास उसका एक राज्यपाल है। मेरे हिसाब से इस प्रोविजन में कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं था। फिर भी जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें दोस्तों, आपके यहां पे फिर भी जो है वो फिर भी हमने 7वें संविधान संशोधन से अलग से लिखा कि भाई साहब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का भी चार्ज ले सकता है। ये लिखना पड़ा बिना मतलब, ये बिना मतलब ही लिखना पड़ा। मेरे हिसाब से इस प्रोविजन में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, मतलब एक आदमी के पास अगर 3 स्टेट का चार्ज है तो अभी बात तो पूरी हो रही है ना, बात तो पूरी हो रही है। लेकिन फिर भी डाउट हो जाता है लोगों को, तो फिर बाद में हमारे संविधान निर्माता जो है, हमारी जो संसद है वो डाउट ही तो करती है। हाँ, अब उस कंडीशन में इस अनुच्छेद में कोई भी बात है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने से नहीं रोकती है, कोई भी बात नहीं रोकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, याद रख लोगे। हाँ, तो अब आर्टिकल 153 आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 153 के अंदर है प्रारंभिक प्रावधान क्या थे, आर्टिकल 153 के अंदर है प्रारंभिक प्रावधान क्या होगा कि प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक स्टेट का जो है वो एक राज्यपाल, एक गवर्नर है, एक राज्य, प्रत्येक राज्य का जो है वो दोस्तों जो है वो एक गवर्नर होगा। फिर 7वें संविधान संशोधन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा कहा गया कि एक ही व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। डाउट क्लियर, श्योर। तो आर्टिकल 153 आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। 153 सबसे पहले आपको यह बता रहा है कि प्रत्येक राज्य का जो है वो एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकते हैं। अब जैसे ना बच्चों से इस चीज में रुका नहीं जाता फिर कि सर जो है वो 2 राज्य के राज्यपाल होंगे, तो क्या उनकी 2 राज्य के राज्यपाल होंगे, 2 राज्य के, अगर वो 2 राज्य के अंदर जो है वो राज्यपाल होंगे तो क्या उनकी 2 शपथ होगी क्या गुरुजी, शपथ उनकी 2 बार होगी कि गुरुजी, क्या उनको दुगुना वेतन मिलेगा ये गुरुजी, हाँ वेतन कौन देगा गुरुजी, होता है ना ऐसा डाउट। बताओ किस किस को ऐसा डाउट कि सर राज्यपाल की शपथ 1 बार ही होगी या 2 बार होगी, क्या होगी। तो वैसे रुका नहीं जाता, नहीं तो आप आर्टिकल 159 तक जाते तो शपथ के अंदर में सारी चीज क्लियर करवा देता। लेकिन फिर भी बच्चे की ऐसे उत्सुकता होती है, स्टेट पॉलिटी का मजा ही है क्योंकि ये रिलेट करती है, ये आपसे संबंधित है, आपके दिन प्रतिदिन के अंदर जो है वो आप इन शब्दों को सुनते हो। तो ऐसे मन करता है कि सर आपने इतना बता दिया कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, तो गुरुजी जल्दी से आप बताओ इनकी शपथ भी होगी क्या। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई आदमी अगर राजस्थान का राज्यपाल है तो वो शपथ लेगा कि मैं राजस्थान के राज्यपाल के रूप में जो है वो शपथ लेता हूं। और उसी तरीके से दोस्तों जो है वो अगर उन्हें एमपी का चार्ज मिल जाता है अतिरिक्त तो वो शपथ लेंगे। तो शपथ भी जो है वो दोनों की ली जाती है। अब बात आती है कि सर वेतन, तो देखो जी वेतन जो है वो राष्ट्रपति साहब बांट देते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो है वो, परंपरा ये है कि जो है वो समान वेतन जो है वो बांट देते हैं कि दोनों जो है वो स्टेट आधा आधा वेतन दे देंगे, दोनों स्टेट के यहां से वेतन आ जाएगा। क्या सर पेंशन हमेशा ही केंद्र देती है, पेंशन हमेशा ही कौन देती है दोस्तों, याद रखें केंद्र की संचित निधि से मिलती है, केंद्र की संचित निधि से मिलती है। फिर सर रहते कहां पे, दोनों जगह रहते हैं अपने अनुसार,
उन्हें जहां जो काम करना होता है वहां करते हैं। तो आपका एक एक डाउट, जो ऐसा डाउट होता है ना कि कितना भी घुमा के पूछ ले अगला कि शपथ क्या 2 बार ली जाएगी, हाँ बाकायदा ली जाएगी। जब राज्यपाल राजस्थान के बने हैं तो वो राजस्थान की शपथ लेंगे, और अगर उन्हें एमपी का अतिरिक्त चार्ज मिला है तो एमपी के राज्यपाल के रूप में भी शपथ लेंगे। मैं आपको शपथ दिखाऊंगा एग्जैक्ट कंप्लीटली, ठीक है। उन्हें वेतन कैसे मिलेगा, तो राष्ट्रपति साहब जनरली समान आधार पे जो है वो वेतन को बांट देते हैं, ये राष्ट्रपति साहब पे डिपेंड करता है। पेंशन कौन देगा, केंद्र सरकार देगी। वेतन कौन देते हैं, राज्य देते हैं। देखो, तो सारे डाउट क्लियर होंगे। अभी आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, वो राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, और जो है वो आर्टिकल 153 किस किस को क्लियर है भाई, आर्टिकल 153 किस किस को क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो आगे, हाँ एकदम कमेंट सेक्शन में बताओ भाई एकदम क्लियर है, तो फिर बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे बात देते हैं। और आपका आदर्श बैच और प्रतिज्ञा बैच आज से स्टार्ट हो चुका है, आज से स्टार्ट हो चुका है। और आदर्श बैच में आप प्री प्लस मेंस दोनों कवर करेंगे। और हम लोग जो है वो आप जैसे क्लास कंप्लीट होगी आज शाम को 6 बजे, उसके बाद में आपको आज के सारे नोट्स मिल जाएंगे, बढ़िया पढ़ लेना। नोट्स बनाने ही नहीं है, मजा आ रहा है पॉलिटी में सबको, इकोनॉमिक्स से ज्यादा आता है सर। आज राज्यपाल कंप्लीट करवा दो, जना ही तो तारा आरएस के अंदर पर्सन सही हो नहीं भाई। एक दिन में अगर राज्यपाल कवर हो जाए तो 5 दिन में स्टेट पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, फिर बाद में भाई वैल्यू दो, राजस्थान पॉलिटी को सब्जेक्ट मानो। 5-7 दिन से जो रणनीति का दौर चल रहा है उससे बाहर आओ, कंटेंट पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दो। हाँ, और हर आदमी आके यही बोल रहा है कि राजस्थान जीके इज मोर इंपोर्टेंट देन इंडिया जीके। तो ये आपको बेसिक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले आप स्वीकार कर ले कि स्टेट पॉलिटी एक सब्जेक्ट है जिसमें आप महीना भर लगाएंगे, और स्टेट पॉलिटी का जो ये पोर्शन है जिसमें आप एक पोर्शन इसको माने, एक पोर्शन इसको माने, और उसके बाद में 2 पोर्शन और जी लगा के 1-1.5 महीने स्टेट पॉलिटी पढ़ें। और जब टाइम मिला है तो ऐसे पढ़ें कि मेंस में जाके नहीं पढ़ना पड़े, मेंस में जाके नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। तो मैं मेंस के हिसाब से ही आपको साथ लेके चल रहा हूं, और सारी क्लासेस मेंस के अनुसार ही होंगी। प्री का सिलेबस भी हो सकता है जितना मेंस के अनुसार ही आपको करवाएंगे, बस सर रिवीजन ही करना है। तो रिवीजन तो अभी पढ़ा ही थोड़ा सा है, तो आर्टिकल 153 पे ही तो अभी क्या रिवीजन करवाऊं। तो पहला आर्टिकल किस किस को क्लियर है, गवर्नर का पहला आर्टिकल जो है वो दोस्तों किस किस को क्लियर है, 153 एकदम क्लियर है। उसके बाद मैं आगे चलूं, आर्टिकल 154 क्या कहता है, आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। याद रखना, 153 क्या कहता है, राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होंगी, और राज्यपाल इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। क्या करेगा दोस्तों, आर्टिकल 154 कहता है 53 के अंदर जो है वो दोस्तों राज्यपाल के बारे में एक राज्यपाल होगा। फिर 54 में बताया कि राज्यपाल में सभी कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। इसके बाद में एक आर्टिकल समझा देता हूं तुम लोगों को ताकि याद आ जाए। क्या याद रखना है तुम लोगों को कि 153 कहता है कि एक गवर्नर होगा, 154 कहते हैं कि उसमें एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, ये स्टेट की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां, जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं वो सब की सब किस में होंगी, गवर्नर में निहित होगी। या तो गवर्नर खुद या अपने अधीनस्थ के माध्यम से प्रयोग करेगा, या अपने अधीनस्थ के माध्यम से प्रयोग करेगा। अब आगे एक आर्टिकल इसके साथ साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पे प्रश्न आता है कि अधीनस्थ से क्या तात्पर्य, एक एक शब्द को समझे। तो यहां जो शब्द आया है कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग स्वयं या अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, तो दोस्तों याद रखें आपके यहां पर राज्यपाल महोदय के जो अधीनस्थ हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। और राज्यपाल महोदय के अधीनस्थ अगर हम बात करें तो एक तो होती है दोस्तों आपकी जो स्थायी कार्यपालिका, एक तो होती है आपकी स्थायी कार्यपालिका, और एक होती है दोस्तों आपकी अस्थायी कार्यपालिका, एक होती है आपकी अस्थायी कार्यपालिका, एक होती है आपकी अस्थायी कार्यपालिका। और आप लोगों को याद आ रहा होगा जैसे आपके मंत्री हैं वो स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है भाई, जो आपकी नौकरशाही है, जो अधिकारी हैं, वो तो भाई आज लगे हैं 20-30 साल रहेंगे ना, याद है तुम्हारे।
चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे सचिव हो, चाहे आपके संयुक्त सचिव हो, चाहे सहायक सचिव हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, ये आपकी स्थायी कार्यपालिका है। तुम जिस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम किस में जाओगे? राज्यपाल साहब के अधीन है, स्थायी कार्यपालिका में। और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों? आपकी मंत्री परिषद। मंत्री आज है, कल वो जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, और परसों जो है वो विधायक भी नहीं रहे, क्या पता चले, नहीं रहे ना, कोई पता नहीं चलता। तो यहां अगर अगला प्रश्न आपसे पूछ ले, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि 154 इतने से काम नहीं चलेगा कि राज्य में सारे राज्यपाल में जो है वो सारी कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी, ये तो सबको पता है। जो जितने भी पावर्स हैं वो राज्यपाल में होंगी। अब राज्यपाल इन पावर्स का प्रयोग कैसे करेंगे? जो है वो अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेंगे। और आपसे पूछ लिया जाए कि अधीनस्थ शब्द का क्या तात्पर्य है, तो फिर बताना पड़ेगा ना। आपसे पूछ लिया जाए कि अधीनस्थ शब्द का जो है वो दोस्तों आपका यहां जो है वो क्या तात्पर्य है, तो क्या बताओगे? अधीनस्थ शब्द से तात्पर्य है स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। लेकिन केवल 154 को इतना ही नहीं पढ़ा जाए, इसके आगे की भी बात याद होनी चाहिए आप लोगों को। आपको आगे की भी जो है वो बात याद होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग ये पढ़ते हैं ना, उसके साथ साथ एक प्रोविजन पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 154 कहता है कि सभी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होगी। तो आगे वाले आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रमुख सीएम होगा। तो आगे सारा इलाज हुआ है। जब आप सारे आर्टिकल पढ़ोगे ना तब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या याद रखना है? आर्टिकल, हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद के जो वो हेड कौन होंगे? सीएम होंगे। वो आगे लिखा हुआ है, पर बेसिक आप लोगों को अभी क्या याद रखना है? आर्टिकल 154 आपका क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें होगी? राज्यपाल में होगी। और इनका प्रयोग संविधान के अनुरूप या तो वो खुद या दोस्तों अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। भाई बताओ, सबको याद रह जाएगा? तो राजस्थान में चाहे किसी भी यहां राज्य के जितने भी काम होते हैं वो किसके माध्यम से? वो राज्यपाल के नाम से ही आते हैं। और अधीनस्थ से तात्पर्य यहां पे दोस्तों जो है वो मंत्री परिषद एवं नौकरशाही से हैं। दो आर्टिकल किस किस को क्लियर है? दो आर्टिकल किस किस को क्लियर है? दो आर्टिकल क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलूं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आपको केवल इतना ही आर्टिकल याद नहीं करने, आगे वाले आर्टिकल भी याद करने। लेकिन पहला दिन है ना, तो थोड़ा धीरे 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 धीरे, है ना। सर क्लास कितनी देर चलेगी? क्लास चलेगी भाई साहब एकदम नॉन स्टॉप, जितनी देर तुम्हें पढ़नी है उतनी देर क्लास चलेगी। और आज आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे 10 घंटे। बढ़िया घर है, बोल दो सने कि आज बरसात का मौसम है, बढ़िया पकौड़ा पकौड़ा बना लियो और बढ़िया जो है बैठे रहो घर है। भारत जान की जरूरत को नहीं, क्लास ले एकदम धनाधन, ऑल सेट है। तो आर्टिकल 153 ने क्या कहा? आर्टिकल 153 क्या कहता है कि दोस्तों जो है वो प्रत्येक राज्य में गवर्नर होगा। 154 क्या कह रहा है? उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स निहित होगी। अब हम 155 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 के बारे में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति आप सबको याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो पहली चीज तो ये याद रखना है कि राज्यपाल की जो है वो दोस्तों आपके यहां पे नियुक्ति जो है वो क्या प्रोविजन है। तो दोस्तों याद रखें, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कोई भी आदमी ये नहीं लिख दे कि राज्यपाल का निर्वाचन होता है, ना ना, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता। राज्यपाल का मनोनयन होता है, ना ना, मनोनयन नहीं, नॉमिनेशन नहीं होता। राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है और नियुक्ति राज्यपाल की जो है वो कौन करता है दोस्तों? याद रखना, यहां 2 शब्द बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, यहां 2 शब्द बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। आर्टिकल 155 जो है वो राज्यपाल के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अब बताओ, तुम ऑप्शन है तुम्हारे सामने। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है क्या? राज्यपाल की नियुक्ति पीएम साहब करते हैं क्या? राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार करती है क्या? राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो दोस्तों आपके यहां पे राष्ट्रपति करते हैं या कौन करते हैं? तुम्हारे सामने। क्योंकि अगर अपन प्रश्न के हिसाब चलेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ बताओ, तुम्हारे सामने ऑप्शन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? बताओ,
राज्यपाल की जो वो नियुक्ति कौन करते हैं? तो बताओ सभी के सभी कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करते हैं क्या, पीएम करते हैं, राज्य सरकार करती है, राष्ट्रपति करता है? हाँ, एक भाई कह रहा है कि राष्ट्रपति और सरकार मिलकर करती है। संविधान के अनुसार चलो, प्रश्न सही करने, व्यवहारिकता से ज्यादा जो है वो संवैधानिकता में चलो भाई। क्या बात है, लगभग सबने सही बताया है कि दोस्तों जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति साहब करता है। अब मैं एक दूसरा शब्द लाता हूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि राज्यपाल जो है उनका चयन कौन करते हैं? राज्यपाल का चयन कौन करते हैं कि कौन सा आदमी राज्यपाल बनेगा? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, वापस ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी। हाँ, अब बताओ भाई, बताओ सबके सब है, सबके सब बताओ, राज्यपाल का चयन कौन करते हैं? हाँ, एक सवाल सबने सही बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, जो है वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। और अब आप लोगों को बताना है राज्यपाल का चयन कौन करते हैं। बताओ, सभी के सब होशियार हो तुम लोग। अब धीरे धीरे डाउट क्लियर हो रहे हैं, मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वेरी गुड, शानदार। अब हम आर्टिकल जब 153-54 के बाद जब आर्टिकल 155 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है आर्टिकल पे जाने से पहले दो शब्दों को समझना चाहिए। आर्टिकल 155 आपके गवर्नर के नियुक्ति से संबंधित है, लेकिन यहां दो शब्द हैं, यहां जो है वो दो शब्द हैं, और एक शब्द है राज्यपाल का चयन कि कौन सा आदमी राज्यपाल बनेगा। एक शब्द है राज्यपाल की नियुक्ति, एक शब्द है राज्यपाल की नियुक्ति, एक शब्द है राज्यपाल की नियुक्ति। तो आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि राज्यपाल कौन बनेगा, इसका चयन केंद्र सरकार करती है। कौन करती है भाई? केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार मतलब है केंद्र की मंत्री परिषद। केंद्र की मंत्री परिषद मतलब है मंत्री परिषद और उनके प्रमुख पीएम साहब, प्रमुख पीएम साहब। तो ये बेसिक सा पता होना चाहिए कि जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गुलाब चंद कटारिया साहब पहले जो है वो आपके यहाँ पे असम के राज्यपाल थे, अब उन्हें पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया। ओम प्रकाश माथुर साहब जो है वो आपके जो कहां सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। तो ये राष्ट्रपति साहब थोड़ी डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति साहब सारे काम जो हैं वो जनरली मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो चयन का काम कि कौन सा आदमी कहां का राज्यपाल बनेगा, कौन सा आदमी कहां का राज्यपाल बनेगा, तो दोस्तों ये काम जो है वो केंद्र सरकार करती है। और जब ये डिसाइड हो जाए तो फिर फाइल जाती है कि इनको नियुक्त कर दो, तो नियुक्ति का काम राष्ट्रपति करती है। दोस्तों राष्ट्रपति साहब द्वारा जो है वो किया जाता है। बताओ, अब कोई डाउट नहीं है? अब पढ़ लें 155। हाँ, ऐसे पढ़नी पड़ेगी पॉलिटी। और भी पढ़ाऊंगा अभी तुम्हें, जब शपथ का आर्टिकल आएगा ना वो भी इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा मजा आए। हाँ, अभी अपने वागड़े साहब हैं हरिबाऊ, हाँ बात करेंगे अपन, जब कर्म पढ़ेंगे तो सारे अपन 45 के 45 राज्यपाल की सूची याद की जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा आर्टिकल 155 चयन एवं नियुक्ति की बात करता है। और अब हम 155 को पढ़ते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का चयन केंद्र सरकार करती है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो जनरली नामांकित व्यक्ति की इसका इनको जो है यहां का राज्यपाल बना दे, लेकिन ये राज्य केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि ये जो है वो राज्य का स्वतंत्र संवैधानिक पद है, अधीन नहीं है। आप नियुक्ति कर दो, चयन कर दो, लेकिन जो है ये अधीन नहीं है। याद रख लेना, कल को यह शब्द आ जाए कि आप लोगों के सामने जो है वो राज्यपाल जो है वो एक शब्द आ जाए राज्यपाल का पद, आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल का पद जो है वो आपसे प्रश्न पूछ ले केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है क्या? हाँ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आ जाए राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के अधीन है क्या? राष्ट्रपति के अधीन है क्या? राष्ट्रपति के अधीन है क्या? या राज्यपाल का पद जो है वो राज्य सरकार के अधीन है क्या? राज्य सरकार के अधीन है क्या? राज्य सरकार के अधीन है क्या? या राज्यपाल का पद जो है वो स्वतंत्र एवं संवैधानिक है? तो बताओ क्या करोगे? स्वतंत्र एवं संवैधानिक। मजा आ रहा है क्या पॉलिटी में? एक एक डाउट एक साथ क्लियर। आपको जो है वो प्रश्न पूछने के बारे में आप कभी सोचेंगे ही नहीं कि ऐसे भी पॉलिटी पढ़ेंगे कि जिसमें आपके दिमाग में प्रश्न आए उससे पहले ही मैं क्लियर कर दूंगा। मतलब 155 से जो 4 प्रश्न बनते थे वो मैंने आपको यही करवा दिए
कि क्या राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन है क्या, राष्ट्रपति के अधीन है क्या, राज्य सरकार के अधीन है क्या, या स्वतंत्र एवं संवैधानिक पद है? तो हमने पहला ही पढ़ा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जो कि संवैधानिक प्रमुख होगा, वो किसी के अधीन नहीं है। संविधान के अनुसार उन्हें शक्तियां मिली हैं, संविधान के अनुसार उनके प्रावधान है, तो वो किसी के अधीन नहीं है, वो एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक पद है। वो केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी है, किसी के नियुक्त करने से अधीन नहीं हो जाता, किसी के नियुक्त करने से अधीन नहीं हो जाता। बताओ, अब गलत नहीं करोगे? अब गलत नहीं करोगे ना, पक्की बात है। तो अब आपके आर्टिकल 155 के जो 5 प्रश्न बनते हैं वो आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। जैसे आपको 5 प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? 155 के आर्टिकल 155 के 5 प्रश्न, आर्टिकल 155 के 5 प्रश्न का गुरुजी कराओ। 5 प्रश्न कौन कौन से? पहला प्रश्न, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से ली गई? नियुक्ति की प्रक्रिया गुरुजी जो है वो राज्यपाल की जो है वो ली गई कनाडा से। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का चयन कौन करता है? केंद्र सरकार। कौन करता है? केंद्र सरकार। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। अगला प्रश्न कि राज्यपाल का पद की प्रकृति क्या है? तो राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक पद है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। अब बताओ, लग रहा है कि तुम्हें कि प्रश्न गलत नहीं होगा सर अगर इस तरीके से पढ़ेंगे ना? आ रहा है मजा? हाँ, तो आप में से बहुत सारे लोगों को आदत है कि राज्यपाल आप 15-20 मिनट में, हाँ, या 1-2 घंटे में पढ़ लें। हमें इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ताकि कोई बेसिक से बेसिक स्टूडेंट है वो भी सारे डाउट क्लियर करके साथ साथ आगे बढ़ता जाए, डाउट रहे ही नहीं। मैं ही आप लोगों के लिए जो है प्रश्न हूं और मैं ही उसका जवाब हूं भाई। तुम्हारे दिमाग में जितने डाउट आएंगे वो पहले से मैं नोट करके रखता हूं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे पता है कि कौन कौन से डाउट एक स्टूडेंट को आते हैं और हमें उस लेवल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरएस कोई सामान्य सा पेपर नहीं है जहां 100 के आसपास आपकी कट ऑफ जा रही है। अगर या तो पेपर का लेवल बढ़ेगा या फिर दोस्तों पेपर का जो है वो आपकी जो कट ऑफ बढ़ेगी, दोनों में से एक चीज तो बढ़ेगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को 5 महीने मेरे हिसाब से तो इसलिए दिए गए हैं ताकि पेपर का लेवल जितना भी बढ़ाए आप जो है वो माथा नहीं पकड़ो कि इतना कैसे बढ़ा दिया। ठीक है, पक्की बात? चले आगे। और मैंने आप सबको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डिटेल से पढ़ना है तो लेट मत करना। कल से ऐप पे क्लासेस चालू हो रही है और ऐप पे जो क्लासेस चालू हो रही हैं वो दोस्तों कल से स्टार्ट हो रही हैं और कल से हम आदर्श एवं प्रतिज्ञा बैच में पढ़ेंगे। राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएगी। हाँ, आप मेरे से तो रात दिन पढ़ते हैं तो इको पॉलिटी मुझसे पढ़ लेना। मेरे डेमो की तो मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। पिछले 4-5 साल से आप यूट्यूब पे डेमो ही डेमो देख रहे हो, कोई लगभग 1000 क्लास मेरी यूट्यूब पे पढ़ी होंगी। तो अब आप लोग जो हिस्ट्री जिस आदमी से पढ़ेंगे ना, जो नेट है, सेट है, जेआरएफ है, पीएचडी, पीडीएफ, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से फेलोशिप, मतलब एक आदमी जो हिस्ट्री में निपुण है उससे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री आप कुलदीप जी से पढ़ेंगे जिनकी तो लिखावट ही मस्त है भाई साहब। ठीक है, और उसके बाद में आप ज्योग्राफी जिन सुरेश सर से पढ़ेंगे। आज पढ़ना, आप तुम्हें पता चलेगा माउंटेन, हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, तो उनसे आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक चीजों का पता चलेगा। और उस बैच के अंदर दोस्तों आपके सर खुद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्टेड है, आईएन में फर्स्ट रैंक आई हुई है भाई, एसीएफ का इंटरव्यू दिया हुआ है, आरएस में एक बार 225 और 237 रैंक आई हुई है। और बताओ क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए? तो बस बढ़िया मदन भाई, हम जो है वो ई कंटेंट देते हैं और उसके साथ साथ आपकी किताब जो है वो पहले आई हुई थी, अपडेटेड के लिए जो है 1 महीने रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो जो है वो ध्यान रखो। तो बात करते हैं दोस्तों जो है वो, और डाउट ही नहीं रहता सर ऋतुराज सर से तो खूब पढ़े मैं, तो बहुत बढ़िया। तो बूस्टर की शानदार टीम और मेंस के अंदर आपको उनकी शुक्ला सर, सुनील मूंड सर, राजेंद्र लांबा सर, राकेश भांबू सर। मैथ के अंदर आपको जो है वो 2 टीचर पुरुषोत्तम और अजय सर। तो शानदार फैकल्टी के साथ बहुत ही अफोर्डेबल, घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बूस्टर एकेडमी आपके घर पर ही आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ रही है। तो बढ़िया पढ़ो,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं और आर्टिकल जो है वो दोस्तों अगले पे चलते हैं। तो ये 3 आर्टिकल किस किस को क्लियर है ताकि मैं आगे चलूं? क्या सर ये 3 आर्टिकल तो एकदम दिमाग में सेट हो गए कि जो है वो आपके यहां जो है वो 153, 54, 55 है क्या? 153 है, एक राज्यपाल होगा, 154 दोस्तों और 155 राज्यपाल में कार्यपालिका शक्तियां नियुक्त होगी, उसका अपॉइंटमेंट होगा और एक गवर्नर होगा। अब बात करते हैं आपके 155 के बारे में, कुछ परंपराओं के बारे में, कुछ परंपराओं के बारे में बात करें तो चलो कुछ परंपराओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। जनरली परंपरा यह है कि मुख्यमंत्री की सलाह से परामर्श करके राष्ट्रपति जो है वो क्या करे, मुख्यमंत्री से एक बार परामर्श कर लेवे और बाद में जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करे। पर यह परंपरा है जिसको फॉलो अभी नहीं किया जा रहा। अगर केंद्र और राज्य में दोनों में एक ही सरकार हो तो जनरली केंद्र सरकार और राष्ट्रपति साहब जो है वहां के मुख्यमंत्री से पूछ लेते हैं, लेकिन इस परंपरा को कोई फॉलो करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है क्या कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र सरकार वाले राज्य के मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि साहब बताओ आपके यहाँ राज्यपाल किसको भेजें? फिर वहां तो सीधे राज्यपाल साहब आके बताते हैं कि हम आए हैं। हाँ, जनरली अगर सेम है, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में, स्टेट में अपने भजनलाल जी हैं, तो जनरली इनसे जो डिस्कस हो सकता है, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के साथ और एक जो वो अधिपत्र के साथ जो नियुक्त करेगा। अब मैं आप लोगों को यहां समझाऊंगा अधिपत्र क्या होगा। याद रखें दोस्तों, आपका जो है वो अधिपत्र क्या होगा और शपथ और अधिपत्र में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्यपाल का राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वो मूल निवासी है, जिसका वो मूल निवासी। जैसे राजस्थान के राज्यपाल जनरली राजस्थान के आदमी को नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? अब आपको एक बात बताओ, थाने अगर कोई आदमी थारी तहसील में तहसीलदार बना दे या तुम्हारे जिले में जिला कलेक्टर बना दे तो तुम काम कर पाओगे क्या? कुछ न कुछ तो समस्या रहेगी ना। तुम खुद बताओ, अगर आपको जो है वो आपके ही जिले के अंदर कलेक्टर है या आपके ही उपखंड में एसडीएम या आपकी तहसील में तहसीलदार बना दिया जाए तो उस कंडीशन में थाने सारे दिन उधारे हुए फिर बाद में ओ काम। और जनरली आपकी जो है वो आप लोगों को एक चीज याद रखना पड़ेगा कि गवर्नर साहब के बहुत सारे काम है। गवर्नर साहब को जो है वो मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार काम करना है। मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार काम करने। तो काम करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और आपके जो है वो सीएम साहब हैं और उनके पास जाओ काम करो। अब अगर अपने राज्यपाल भी राजस्थान की हो जाए तो टकराव बढ़ सकता है ना। जनता सीधा राज्यपाल साहब के नहीं जाए। अरे भाई साहब, राज्यपाल साहब जो है वो किसके अनुसार काम करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेंगे, तो आप मंत्री परिषद के अनुसार डील करें। लेकिन इसलिए ये परंपरा बनाई गई है कि दोस्तों आपके यहां पे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो राजस्थान का मूल निवासी नहीं हो। आगे बात समझ में? एकदम प्रॉपर चीज। अब कोई पूछ ले कि सर गवर्नर की जो है वो नियुक्ति क्यों होती है, निर्वाचन क्यों नहीं होता? गवर्नर की नियुक्ति क्यों होती है, निर्वाचन क्यों नहीं होता? यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मान लो कोई बात आ जाएगी सर जो है वो, जैसे आपके जो है वो सीएम के लिए जो है वो आपका इलेक्शन होता है, विधायक बनते हैं, फिर विधायकों में से बहुमत वाले दल के नेता जो है सीएम बने जाते हैं। तो तुम में से कौन कौन चाहता है कि जो है वो नियुक्ति की जगह निर्वाचन होना चाहिए? तुम में से किस किस की इच्छा है? हाँ, अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कभी कि राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति के बजाय जो है वो निर्वाचन होना चाहिए, तो निर्वाचन जो है वो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। निर्वाचन जो है वो, हाँ, किस किस की इच्छा है कि सर नियुक्ति की जगह निर्वाचन होना चाहिए? देखो, अगर मान लो पहली बात तो आपके यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है और आप संवैधानिक प्रमुख हैं। आप जो है वो क्या है, संवैधानिक प्रमुख हैं। और आप संवैधानिक प्रमुख हैं और उसके साथ साथ आपके वास्तविक प्रमुख अलग से हैं। आपके वास्तविक प्रमुख है अलग से है और वो सीएम है और वो निर्वाचन के थ्रू ही है। तो अगर आपका निर्वाचन होता है तो पहली चीज तो ये है कि बिना मतलब का खर्चा और बिना मतलब के संसाधन उपयोग होंगे, बिना मतलब के जो है वो संसाधन होंगे। दूसरी चीज, आपको काम इन्हीं के परामर्श से करना है, तो कोई यहां सेंस ही नहीं निकलता। और अगर आपका भी निर्वाचन हो जाता है तो फिर राज्य के अंदर दो
व्यक्ति जो है वो आपके निर्वाचित प्रमुख नहीं रह सकते। फिर प्रॉपर टकराव की स्थिति होगी, प्रॉपर टकराव की स्थिति होगी, और आपकी मुख्य भूमिका जो है वो क्या है, मार्गदर्शक की है। आपकी मुख्य भूमिका किसकी है, मार्गदर्शक के रूप में है। आप गाइड करिए, ना कि आप खुद गवर्नेंस कीजिए, याद रखें। हाँ, फालतू का खर्चा होगा, बिना मतलब का टकराव होगा, बिना मतलब का टकराव होगा। आप संवैधानिक प्रमुख, आप मार्गदर्शक हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखनी है। तो आपको बेसिक क्या क्या परंपरा है, उन परंपराओं को याद रखें। कल को पूछ ले कि राज्यपाल की नियुक्ति में क्या क्या परंपरा है। जनरली कहते हैं कि सीएम से परामर्श लेवें, जरूरी नहीं है कि फॉलो किया जाए। पहली चीज क्लियर, सीएम से परामर्श लेवें। दूसरी परंपरा क्या है दोस्तों आपके यहां पे, राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज। और तीसरी परंपरा क्या है, तीसरी परंपरा दोस्तों ये है कि वो आदमी सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब आप किसी राज्य के जो है वो राज्यपाल बन रहे हैं, आप उसके जो है वो संवैधानिक प्रमुख बन रहे हैं, आप उनके मार्गदर्शक बन रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो है आप अब कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा मत करो, आप भाई मार्गदर्शक हो, सीनियर आदमी हो, आपको जाके पूरा राज्य संभालना है। आपके लिए पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, आप एकदम न्यूट्रल हैं, आप संवैधानिक प्रमुख हैं और आप संविधान के अनुसार काम करें। अब आपको पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो सक्रिय राजनीति के आदमी को जो है वो राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए। जैसे आपने गुलाब चंद कटारिया साहब है, तो अब वो पंजाब के राज्यपाल बन गए, तो वहां जाके ये थोड़ी देखेंगे कि कांग्रेस का कौन है, बीजेपी का कौन है, अकाली दल का कौन है, आपका कौन है। वो अब न्यूट्रल है, वो किसी भी जो है वो पार्टी के सदस्य नहीं है। अब वो क्या है दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल है। वैसे ही अपने ओम प्रकाश माथुर साहब जो है वो सिक्किम के गवर्नर बने हैं, तो अब वो कोई बीजेपी के नेता नहीं है, अब वो क्या है, सिक्किम के मार्गदर्शक है, सिक्किम के संवैधानिक प्रमुख है। जायज बात है, आई बात समझ में तुम लोगों को? तो ये जनरली परंपराएं हैं। अब हम आर्टिकल 156 पे चलेंगे और 156 में तुम लोगों को और आनंद आने वाला है। आज मैं आपको सारे आर्टिकल 159 तक संवैधानिक प्रावधान कंप्लीट करवा के जाऊंगा, ताकि ये जो डेमो क्लास डेमो नहीं है, हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है आज आप लोगों के लिए, कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आज आप जो है वो पढ़ सकते हैं, आज आप जो है वो पढ़ सकते हैं। हाँ आ रहा है आनंद? चले अब अगले आर्टिकल के लिए कौन कौन तैयार है, अगले आर्टिकल के लिए कौन कौन तैयार है। और अगले आर्टिकल के साथ साथ फिर बता देता हूं, अगली 4 क्लास के लिए कौन कौन तैयार है। 3 बजे मैं वापस आऊंगा और तुम्हें सहकारिता का टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको छुआ ही नहीं जाता। तो याद रख लेना, अगली क्लास जो है वो आपकी आहार एवं पोषण की होने वाली है, और संदीप शर्मा सर आपको पढ़ाएंगे, संदीप शर्मा सर आपको जो पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी आने वाले हैं संदीप शर्मा सर। अब बरसात जो है वो जयपुर में धीरे धीरे रुक रही है, तो संदीप शर्मा सर आने वाले हैं। और उसके जस्ट बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें शिक्षा का विकास क्रम ऋतुराज सर पढ़ाएंगे आपको। और शिक्षा के विकास क्रम में तुम्हें आनंद आ जाएगा, शिक्षा के विकास क्रम में तुम्हें आनंद आ जाएगा भाई। तो तैयार रहना, आज हम पूरे के पूरे ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। फिर मैं वापस आऊंगा और तुम्हें इको में सहकारिता का टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा और इको में सहकारिता का टॉपिक पढ़ाऊंगा, इको में सहकारिता। और शाम को सुरेश सर आएंगे और जो ज्योग्राफी में आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला, क्योंकि ये आज आप लोगों के लिए बेहतरीन अवसर है कि आप जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो क्लास ले। ठीक है, चले आगे। तो फिर आगे चलते हैं और अब आर्टिकल 155 से आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 156 की तरफ चलते हैं। 156 को डिटेल में पढ़ना, इसके सब आर्टिकल भी पढ़ना। 156 में है दोस्तों आपके यहां पे राज्यपाल का कार्यकाल। क्या है दोस्तों आपके राज्यपाल का कार्यकाल। 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब राज्यपाल साहब को नियुक्त वो करते हैं, हटा भी वो सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वो हटा भी सकता है। हटाता कौन है भाई, राष्ट्रपति जो है वो इनको हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, वो हटा सकते हैं। अगर संवैधानिक पद हैं और संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे तो वो हटा सकते हैं। जनरली हटाना
बताना नहीं पड़ता, जनरली कहना ही पड़ता है, अगले त्याग पत्र ही दे देते हैं, कौन आदमी बिना मतलब बेइज्जती करवाए। तो इससे अच्छा जनरली त्याग पत्र ही दे देते हैं, हटाने वटाने की कोई बात नहीं है। और अगर त्याग पत्र देना हो तो खुद साइन करके किनको भेज दे दोस्तों, याद रख लेना, राष्ट्रपति को भेज दें। खुद साइन करके किसको भेज दें, राष्ट्रपति को भेज दें। त्याग पत्र देना है तो किसको देवें, राष्ट्रपति को दे। उसके बाद में कार्यकाल, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक पद धारण करें, लेकिन 5 वर्ष होते हैं, ऐसे नहीं कि मैं तो जाऊं बस मार तो टाइम पूरा हो गया मैं तो घर जाऊं, अब बात गलत है। थार लीजिए कौन करा है, राज्यपाल है भाई, पूरा राज्य संभाल रहे। थार तो जी मतलब आपने 4 बजती स्कूल में और घंटी बजता ही बाद में टीचर पढ़ा रहे हो, चाहे की वापन तो जानो है तो जानो है, मैं तो जाऊं क्लास खत्म होगी है, मैं तो जाऊं स्कूल को टाइम हो गया। राज्यपाल साहब आपकी तरह थोड़ी करते हैं, मेरी तरह थोड़ी करते हैं, वो राज्यपाल है भाई, वो राज्य को संभाल रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी चलेगा कि मेरे तो 5 साल पूरा हो गया मैं तो काल जाऊं थे जानो, और तारो राजस्थान जाना है थे जानो, तारो गुजरात जाना है थे जाना, तारो सिक्किम जाना है, यहाँ तो कौन जान चोको। तो याद रखें, जब तक अगले राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो राज्यपाल के पद पर बने रहते हैं, तब तक वो राज्यपाल के पद पर बने रहते हैं, जब तक अगले राज्यपाल नहीं आ जाते। जनरली व्यवस्था यही है कि उनका कार्यकाल पूरा होता है, उससे पहले पहले अगले राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अगर नहीं हो किसी कंडीशन के अंदर, अगर किसी कंडीशन में अगर नहीं हो तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो ये नहीं कह सकते मैं तो जाऊं, यहाँ पार कौन पड़े साहब, था रहना पड़े नहीं हो बाद में जाए, यहाँ राज्य कौन संभाले फिर बाद में, सीएम साहब के सगे कोई आदमी तो होना चाहिए ना। तो दोस्तों आगे बात करें तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, मतलब इन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 156(2) कहता है त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देंगे, और कार्यकाल दोस्तों इनका जो है वो कितना है, 5 वर्ष इनका कार्यकाल है। अब कोई आदमी कह दे दोस्तों आपके यहां पर है, मैं आपको एग्जांपल और देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके यहां पर जो है वो पद रिक्त जो है वो 2 कंडीशन में हो सकता है ना। अब यहां हम लोग सारी परिस्थितियों के ऊपर बात करेंगे। अगर कार्यकाल खत्म हो जाए, अगर कार्यकाल खत्म हो जाए और कार्यकाल समाप्त हो गया, कार्यकाल समाप्त हो गया और उस कंडीशन में जो है वो नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई, तो इन्हें निरंतर रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, निरंतर रखना पड़ता है। और निरंतर रखना पड़ता है, और कस गुरुजी निरंतर कितने दिन रखना पड़ेगा, 1 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीने 3 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल 3 साल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको याद रखना है कि हरियाणा के राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती साहब, उनके उत्तराधिकार नहीं आए तब तक वो 3 वर्ष तक बने रहे। कहां तक बने रहे भाई, वो 3 वर्ष तक बने रहे। क्या याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, 3 वर्ष तक वो बने रहे। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अगर तुम्हें बोल देना कोई 3 घंटे रुकना है या 30 मिनट रुकना है, ना 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 क्लास खत्म हो गई मैं नहीं रुकूं। कितने बढ़िया आदमी थे BN चक्रवर्ती साहब, BN चक्रवर्ती साहब कितने बढ़िया आदमी थे। नया राज्यपाल 3 साल तक सेंटर से अपॉइंट नहीं हुआ, तब तक वो 3 साल तक बैठे रहे कि मैं कहीं नहीं जा रहा, टेंशन मत लो, तुम जो है वो राज्य चलाओ, तुम जो है वो राज्य चलाओ। अब यहां प्रश्न ये आता है कि आप लोगों को जो है जब आप पढ़ते हैं तो जब तक जनरली जो है वो प्रति माह का वेतन होता है, जनरली जो है वो क्या होता है, प्रति माह का वेतन होता है। क्या होता है, प्रति माह का वेतन होता है। लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, और कार्यकाल पूरा होने के बाद में भी आप पद पे हो, कार्यकाल पूरा होने के बाद में पद पे हो, क्योंकि कब अगला राज्यपाल है आप उनके इंतजार में हो। इस कंडीशन में आपको वेतन जो है वो प्रति माह दिया जाएगा या प्रति दिन के आधार पे आप रहेंगे पद पे, प्रति दिन के वेतन के आधार पे रहेंगे, प्रति दिन के वेतन के आधार पे रहेंगे या प्रति माह के वेतन के आधार पे रहेंगे। डाउट क्लियर कर रहा हूं साथ के साथ, डाउट क्लियर कर रहा हूं साथ के साथ। हाँ बताओ। हाँ सर मैं दिल्ली में हूं, करंट की किताब ऑनलाइन सर्च कर रहा हूं, किसी साथ वाले को बोल दो यहां से भेज देगा, और पीडीएफ हम डाल ही रहे हैं। इको सर्वे की पीडीएफ आ रही है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, अब करंट अफेयर की भी आ जाएगी हिंदी इंग्लिश मीडियम में। तो याद रखें प्रतिदिन के वेतन के आधार पे आगे का कार्यकाल रहता है जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाए, जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाए, जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाए। अब दोस्तों यहां पर जो है वो आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, ये तो हुआ कि नया राज्यपाल नहीं आ जाए, लेकिन राज्यपाल का पद रिक्त भी हो सकता है ना। का गुरुजी पद रिक्त कैसे हो सकता है, या तो अगला त्याग पत्र दे दे, अगला जो है वो त्याग पत्र दे दे, या जो है वो दोस्तों जो है मृत्यु हो जाए, या दोस्तों जो है वो मृत्यु, या दोस्तों स्वास्थ्य,
या दोस्तों जो स्वास्थ्य के कारण, या उन्हें हटा दिया जाए, या उन्हें हटा दिया जाए। इस आधार पे पद रिक्त भी हो सकता है ना, पद रिक्त, इस आधार पे जो है वो पद रिक्त भी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना, अगर पद रिक्ति की स्थिति हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो कौन राज्यपाल बनेगा। तो दोस्तों आपके कार्यवाहक राज्यपाल कौन बनेंगे, कार्यवाहक राज्यपाल कौन बनेंगे, कार्यवाहक राज्यपाल कौन बनेंगे, याद रख लेना। उस कंडीशन में आपके कार्यवाहक राज्यपाल बनेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन बनेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन बनेंगे भाई, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन बनेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन बनेंगे भाई, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दोनों बात कर ली हम लोगों ने, दोनों बात कर ली है। अभी खूब आनंद आएगा भाई। 100 जो है वो, जब आप आगे चलेंगे और आर्टिकल जो है वो पहुंचेंगे 159 तक, तब खूब आनंद आएगा तुम लोगों को। हाँ चलो भाई आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं भाई। तो हाँ क्या याद रखें, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनेंगे। डन, जल्दी में तो नहीं हो, कार्यकाल में आनंद आ रहा है। 3 आर्टिकल और पढ़ने, योग्यता शर्तें शपथ, योग्यता शर्तें शपथ, 3 आर्टिकल और पढ़ने, अभी याद करवा दूंगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि हरियाणा के राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने तक 3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन पर रहे थे। यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए, मृत्यु, त्याग पत्र, स्वास्थ्य हटा दिए जाए, तो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल की जो है वो निलंबित कर सकता है, उन्हें पद से हटा सकता है। ये इतनी कहानी किस किस को समझ में आ गई, फिर अगले आर्टिकल पे चलेंगे। इतनी कहानी, एक एक डाउट। 156 के अंदर जो कुछ प्रश्न बनते हैं, आर्टिकल 156 कार्यकाल के जो है वो कुछ प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न आपसे पहला पूछा जा सकता है कि सब आर्टिकल 1 के अनुसार वो किनके प्रसाद पर्यंत हैं, तो आप बता सकते हो कि वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत है। सब आर्टिकल 2 के अनुसार है 156 में वो त्याग पत्र किन्हें देंगे, तो वो त्याग पत्र जो है वो दोस्तों प्रेसिडेंट को देंगे। और सब आर्टिकल 3 के अनुसार जो है, सब आर्टिकल 3 के अनुसार उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। 3 तो सब आर्टिकल याद होने चाहिए, 3 तो सब आर्टिकल याद होने चाहिए, पहली चीज तो ये याद होगी। उसके बाद में अगर उत्तराधिकारी नहीं आए तब तक प्रतिदिन के वेतन पे, प्रतिदिन के वेतन पर जो है वो बने रहेंगे, प्रतिदिन के वेतन पर जो है वो बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे। और अगला प्रश्न बनता है कि अगर पद रिक्त हो जाए, अगर पद रिक्त हो जाए मतलब अगले त्याग पत्र दे दें या कोई मृत्यु की स्थिति हो या दोस्तों जो पद से हटा दिया जाए, इस कंडीशन में आईप के हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो कार्यवाहक राज्यपाल होंगे। दिमाग में छप गया, चलो आगे। हाँ छप गया दिमाग में, पक्की बात है, श्योर, एक एक को डाउट क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस आनंद बनाए रखें। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को, याद इतना सा रखना है कि आपके 153 में एक राज्यपाल होगा, 154 में वो दोस्तों जो है वो क्या हो गए, सारी कार्यपालिका शक्तियां उनमें निहित होंगी। और 155 में उनका अपॉइंटमेंट होगा और 156 में दोस्तों जो है वो कार्यकाल है। 156 में क्या है, कार्यकाल है। अब अगले आर्टिकल योग्यता शर्तें और शपथ, योग्यता शर्तें शपथ, उसके साथ साथ टॉपिक जो है वो संवैधानिक प्रावधान कंप्लीट, राज्यपाल कंप्लीट नहीं है, संवैधानिक प्रावधान कंप्लीट, राज्यपाल कंप्लीट नहीं है। मजा आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है, तो आनंद आ रहा है तुम लोगों को, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया जो है वो। हाँ इतना मामला किस किस को क्लियर हो गया, प्रश्न कभी गलत नहीं करोगे ना, फिर कभी तुम्हें एक दिन राज्यपाल का क्रम और याद करवाऊंगा, एक दिन राज्यपाल का ओके रिपोर्ट, जिस तरीके से इकोनॉमिक्स में ओके रहती है रिपोर्ट। किस किस को आनंद आ रहा है अभी, हाँ किस किस को आनंद आ रहा है। आदर्श और प्रतिज्ञा बैच के स्टूडेंट जिन्होंने जो है वो एडमिशन ले लिया है, उनसे निवेदन है कि आज की क्लास यूट्यूब पे कंटिन्यू रखें। अपने भाई बंधु जो अब तक जो है वो नहीं आए हैं उनको आप जो है वो बताएं कि आप भी आ जाओ, हम आ चुके हैं। तो आपको ज्यादा जो है वो सोचने की जरूरत नहीं है, कल से आपकी क्लासेस ऐप पे होंगी। आज आपकी यूट्यूब की डेमो क्लास स्टार्ट है। डेमो का मतलब ये नहीं है कि हम कल से जो है वो कुछ अलग पढ़ाएंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आज 158 तक पढ़ा दिया, तो कल मैं राज्यपाल की शक्तियां पढ़ाऊंगा।
मैं वापस ये रिपीट नहीं करूंगा ऐप पे। आज आपको ये क्लास लेनी है, इसके बाद में हम चल लेंगे। तो जिनको विश्वास हो जाएगा टीम पे वो हमारे साथ आ जाएगा, जिसको विश्वास हो जाएगा टीम पे वो हमारे साथ आ जाएगा। तो बेहतरीन टीम घर बैठे आप लोगों को जो है वो तैयारी करवा रही है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आदर्श बैच में जो डिस्काउंट चल रहा है वो आज और कल आप एडमिशन ले सकते हैं। कल से ऐप पे क्लासेस होंगी, आप साथ बना रहना चाहते हैं, इतना ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप साथ बने रहें। अब बात करते हैं हम योग्यता शर्तें शपथ। लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, योग्यता शर्तें शपथ। देखो सिंपल सी बात है, योग्यता एक ही होनी चाहिए, भारत का नागरिक और न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। भारत का नागरिक और न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लिखिए भाई, भारत का नागरिक और न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत के नागरिक हो और न्यूनतम आयु जो है वो दोस्तों आपकी कितनी हो, 35 वर्ष हो, तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। बस उसके साथ साथ जो है वो केंद्र सरकार आपका चयन कर ले, राष्ट्रपति आपकी नियुक्ति कर दे। हाँ, ऐसे मत बोल देना गुरुजी भारत का नागरिक मैं हूं 35 वर्ष से राज्यपाल बना दो। उसके साथ साथ दो शर्तें और है कि केंद्र सरकार आपका चयन कर ले और राष्ट्रपति आपको जो नियुक्त कर दे, आप जो राज्यपाल बन सकते हैं। तो 100 हाँ, योग्यता शर्तें शपथ, योग्यता शर्तें शपथ, योग्यता शर्तें शपथ, बहुत बढ़िया, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, योग्यता शर्तें शपथ। आर्टिकल 158 में राज्यपाल की पद के लिए शर्तें हैं और आपको अब 15 मिनट तक इसी आर्टिकल पे ध्यान देना है, क्योंकि यहां से तकड़े प्रश्न आते हैं। गजब, मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पूरा राज्यपाल पढ़ रखा, अब भी उसे डाउट है, अब भी उसे डाउट है, तो उसका मतलब है उसका आर्टिकल 158 कमजोर है। आर्टिकल 158 कमजोर है। जितने डाउट हैं, जितना कंफ्यूजन है, अगर आपने राज्यपाल में आर्टिकल 158 नहीं पढ़ा तो आपको कुछ डाउट होंगे। क्या एमएलए राज्यपाल बन सकता है, क्या एमपी बन सकता है, क्या उनको वेतन कहां से मिलता है, उनको जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे पेंशन कितनी मिलती है, क्या क्या मामला है, उनके वेतन में कमी हो सकती है क्या, वृद्धि हो सकती है क्या, क्या मामला, सारी चीजें अगर आप राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको प्रॉपर एक चीज पता होनी चाहिए। अगर डाउट है तुम्हारे कहीं पढ़े हुए में तो तुम्हारा 158 कमजोर है। तो बताओ, अब तो तुम लोग तैयार हो ना 158 पढ़ने के लिए, आर्टिकल 158 पढ़ने के लिए? अब तो तुम लोग तैयार हो ना, प्रॉपर तरीके से तैयार होना कि सर जो है वो 158 के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार है। हमारा जो है वो राज्यपाल का टॉपिक कमजोर नहीं होगा, क्योंकि हम 158 पे उतना ही ध्यान देंगे, केवल शर्तों से काम नहीं चलता। तो योग्यता शर्तें और शपथ, योग्यता शर्तें और शपथ हम पढ़ेंगे। अब 157, 58, 59 पढ़ेंगे और 58 पे 10 मिनट चर्चा करेंगे। याद रखें 158 का आर्टिकल 1 क्या कहता है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो कोई एमपी राज्यपाल बन सकता है, ना तो कोई एमपी राज्यपाल बन सकता है, ना ही कोई एमएलए राज्यपाल बन सकता है। वो जिस दिन राज्यपाल के पद की शपथ ले हुए उस तारीख से पहले जो या तो त्याग पत्र दे दे या उसकी सदस्यता खत्म या समाप्त हो जाएगी। याद रह जाएगा। पहला डाउट क्लियर होना चाहिए। 158 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता है कि दोस्तों जो है वो एमपी और एमएलए नहीं होने चाहिए। 158 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता है, एमपी और एमएलए नहीं रहना चाहिए। अगला, या तो त्याग पत्र देके राज्यपाल बने या फिर जिस दिन वो शपथ ले रहा है उस दिन से जो है वो एमपी एमएलए नहीं रहेगा, संसदीय विधानमंडल का सदस्य। डिटेल में पूछ सकते हैं 158 1 में क्या है, पहली चीज क्लियर। दूसरी शर्त क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अन्य कोई लाभ का पद स्वीकार ना करे, उनके पास अन्य कोई ऐसा पोस्ट नहीं होनी चाहिए जिनसे उन्हें प्रॉफिट हो रहा हो। मतलब आर्टिकल 158 2 कह रहा है कि एमपी एमएलए तो नहीं रहने चाहिए, उसके साथ साथ अन्य कोई लाभ का पद नहीं हो। मतलब कहीं आप कर्मचारी नहीं हो, किसी कंपनी में आप निदेशक बोर्ड में नहीं हो, कहीं आप जो सरकार से कोई अन्य लाभ नहीं ले रहे हो, किसी आयोग के अध्यक्ष तो नहीं हो, किसी संवैधानिक पद पे तो नहीं हो, किसी टीचर तो नहीं हो, डॉक्टर तो नहीं हो, आप किसी भी पद पे नहीं होने चाहिए। अन्य लाभ का पद, आपके पास केवल एक ही पद होना चाहिए और वो राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद के अनुसार आपके पास जो जो शक्तियां उनका लाभ ले, आप अन्य किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। याद रखें। तो आर्टिकल 158 2 क्या कहता है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए और लाभ के पद को जो है वो एक और बता देता हूं,
अपने आप में। फिर बता देता हूं लाभ का पद क्या होता है, यह डिफाइन करने की पावर होती है संसद के पास और विधानमंडल के पास। ये डिफाइन करने की पावर, कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा पद लाभ का पद नहीं है, ये जो है वो दोस्तों कौन डिफाइन करता है, संसद और विधानमंडल करता है। तो अलग से मैं एक दिन एक वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए कि लाभ का पद क्या होता है, वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पर अभी जो है वो ध्यान रखो भाई, क्या 158 एक में ये है कि एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए और 2 के अंदर क्या लाभ का पद जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए अलग से कोई। अब आप बात करते हैं 158 3 में क्या है, राज्यपाल को अपने शासकीय निवासों के उपयोग का वो हकदार होगा, जितने भी उनके पास जो उपलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार जो भी होंगे वो संसद विधि द्वारा तय किए जाते हैं और उसका हकदार होगा। जो वेतन भत्ते जितने भी हैं, जितने भी विशेषाधिकार हैं, वो संसद विधि द्वारा तय होंगे। राज्य डिसाइड नहीं करेगा कि राज्यपाल की जो है वो कितनी जो है वेतन होगा। कौन डिसाइड करेगा, यहां से देखो डिटेल से पढ़ते हैं ना तभी मजा आता है, भागादौड़ी में पढ़ते हैं ना। देखो बात आप संविधान के अनुसार पढ़ो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, उसको याद करना अपनी भाषा में याद रखो। मतलब क्या कह रहे हैं 158 3 के अंदर है, राज्यपाल को वो सारे जो है वो उपलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार सब मिलेगा जो संसद विधि द्वारा तय किए गए और जिसका वो हकदार है। संसद विधि द्वारा तय किए गए हो और जिसका वो हकदार है। बताओ आई बात समझ में। तो यहां प्रश्न यह आता है कि राज्यपाल की जो है वो वेतन भत्ते उपलब्धियां सारी कौन निर्धारित करता है, निर्धारित कौन करता है। और फिर आपके सामने ऑप्शन होता है, राज्यपाल के लिए निर्धारण है केंद्र सरकार करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार करती है या राज्य सरकार करती है, या राज्य सरकार करती है, या जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, या फिर दोस्तों संसद करती है। देखो प्रश्न सही हो रहा है यहां से, इतना डिटेल में एक एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पे। फिर कह रहा हूं विशेषाधिकार वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है। और मैं फिर आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि आरएस का पेपर जो है वो मजाक नहीं है, गंभीरता ले आए। आपने जितनी भी पॉलिटी, जितनी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी एग्जाम के लिए पढ़ी है, वो आपका आधार है, वो पढ़ा हुआ आपके काम आएगा। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं आएगा, लेकिन आरएस में सिलेक्शन के लिए आपको गहनता से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप जो है वो इतनी जो है वो आपकी संख्या है उनमें से आप पहले 15,000 में आ पाएंगे, फिर आप जो है वो आगे जाके जो है वो 3,000 2,000 में आ पाएंगे, फिर सिलेक्शन लेके आप टॉप कर पाएंगे। थोड़ा सा डिटेल में, जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं लिखा हुआ हर किताब में होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ते टाइम हम चीजों को अवॉइड करते हैं। आरएस के एग्जाम के समय आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते कि जो हाँ पेपर जो है वो लेवल का होगा, उसके साथ साथ पढ़ना भी गहनता से पड़ेगा। सुपरफिशियल पढ़ा हुआ आरएस में जो है वो काम नहीं आएगा। तो समय लग जाए भले ही, आज जैसे मेरा उद्देश्य केवल क्या है तुम लोगों को, आज मेरा उद्देश्य मेरा स्टूडेंट जो भी यहां पढ़ रहा है वो आज 153 से लेकर 159 तक डिटेल से पढ़ ले कि एक गवर्नर होगा, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, उसका अपॉइंटमेंट होगा। तो ये आपका 154 हो गया, ये 155 हो गया। 156 में उसका जो है वो क्या होगा, कार्यकाल होगा। 156 में उसका क्या होगा, कार्यकाल होगा। अब 157 में जो उसकी योग्यता, 158 में 159 में दोस्तों जो है शपथ। हां, तो अगली क्लास आहार एवं पोषण का, जो कहते हैं ना साइंस कमजोर है, आज पढ़ के देख लेना, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। संदीप जी तुम्हें जिस स्तर से साइंस पढ़ाएंगे और जैसे रिलेट करके साइंस पढ़ाएंगे ना, तुम्हें मेरी क्लास से भी बढ़िया क्लास लगेगी संदीप जी की। क्योंकि इस इकोनॉमी पॉलिटिक्स क्या है, साइंस समझ में आता है तब लगता है, इको पॉलिटी तो आया वही है, सरल सब्जेक्ट है भाई इकोनॉमिक्स पॉलिटी तो, और मैं पढ़ता हूं तो थोड़े और मतलब सरल हो जाते हैं। लेकिन जब संदीप जी करवाएंगे ना तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा एक साइंस, एक ऐसा बंदा तुम्हें पढ़ा रहा है जो मतलब साइंस वालों को साइंस तो कोई पढ़ा दे, आर्ट और कॉमर्स वालों को साइंस पढ़ाया ना, मैं तो उसे साइंस वाला मानूं। हाँ, ऐसे तो मेरे को भी साइंस आती है, मैं भी साइंस का हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संदीप जी जो आपको पढ़ाएंगे ना, जैसे आहार एवं पोषण में जैसे तुम्हें विटामिन समझाएंगे, कार्बोहाइड्रेट समझाएंगे, और आपको ये तक बताएंगे कि करंट में ये अभियान चल रहे हैं और यहां से बेटा जी ये प्रश्न आएगा, तब मजा आएगा। तो आहार एवं पोषण का टॉपिक पढ़ने के लिए अगर तुम तैयार हो
तो 11 बजे तक यहां बने रहिए। मैं तुम्हें राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद में आपके मार्गदर्शन के रूप में संदीप शर्मा सर जो है वो नेतृत्व करेंगे और 2 घंटे तुम्हें रज के पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे और वो टॉपिक होगा आहार एवं पोषण का। और जिनको समस्या है ना साइंस के अंदर, वो जो है वो भूल जाओ तुम लोग। तो तभी तो बूस्टर के अंदर जो है कंटेंट के साथ साथ हर फैकल्टी तुम्हें आनंद से पढ़ाएंगे। हाँ देखो आगे संदीप सर वाले सारे स्टूडेंट, चलो भाई। तो जो है वो साइंस का दुख जो है अब खत्म हो जाएगा, साइंस का दर्द जो है खत्म हो जाएगा और आप बूस्टर पे हो तो फिर आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सर पढ़ाएंगे और मैं इससे ज्यादा तुम्हें क्या बताऊं। हाँ आगे बात करते हैं। अपन ने आर्टिकल 151 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा और 101 2 और 3 क्या कहता है। एक कहता है कि एमपी एमएलए नहीं होने चाहिए, 2 कहता है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, 3 कहते हैं कि वेतन भत्ते परिलब्धियां विशेषाधिकार सब कौन डिसाइड करेगा, संसद द्वारा तय करे जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपका राज्यपाल का टॉपिक सही है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, मतलब 158 अच्छे से पढ़ा है, मतलब 158 अच्छे से पढ़ा है। 158 3 का जो है वो क्या कहता है, यदि राज्यपाल है, एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल है, तो उनके वेतन और कार्य का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अब देखो मैं फिर बताता हूं आप लोगों को। यहां आपका आर्टिकल 158 है, आर्टिकल 158। अगर आप सही से पॉलिटी पढ़ो डाउट रहेगा ही नहीं। 158 में जो है वो 3 क्या कह रहा था कि वेतन भत्ते विशेषाधिकार ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है। वेतन भत्ते विशेषाधिकार ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है। ये सब कुछ डिसाइड करती है संसद। ये सब कुछ डिसाइड करती है संसद। कौन करती है? संसद करती है। अब 158 3 का क्या कह रहा है कि भाई अगर 2 राज्य में हो तुम लोग, अगर तुम 2 राज्य में हो, उस कंडीशन में तुम्हें वेतन कैसे मिलेंगे और तुम्हारे कार्य कैसे कैसे तुम करोगे, ये काम जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और परंपरा ये कहती है अगर तुम 2 राज्य में हो तो तुम्हारा वेतन अगले आधा आधा दे देंगे, समान रूप से जो है वो आधा आधा जो है वो मिल जाएगा। बताओ डाउट क्लियर? 158 3 क्या समझ में आ गया तो डाउट नहीं रहेगा। अब यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं कि वेतन भत्ते विशेषाधिकार का डिसीजन संसद करती है, लेकिन अगर 2 राज्य हैं और वहां आप काम कर रहे हो तो फिर बाद में वेतन कौन करेगा, कार्य को कैसे कैसे करोगे तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और परंपरा यह कहती है कि आधा आधा दोनों दे देंगे। आए बात समझ में? वेतन की बात एकदम क्लियर। फिर आगे चलते हैं और अगली बात जो है वो देखते हैं। और अगली बात में आप लोगों को याद रखना है। अब क्या याद रखना है? राज्यपाल की पदावधि के दौरान कोई भी कटौती नहीं की जा सकती, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई भी जो है वो कटौती नहीं की जा सकती। तुम चाहो तो उनका वेतन बढ़ा दो, भले तुम चाहो तो जो है उनके घर पे 4 गार्ड और लगा दो, तुम चाहो तो जो है वो उनका जो है मकान और बड़ा कर दो, जो करना है वो कर दो आप। हाँ गाड़ियां उनके काफिले में बढ़ा दो, डॉक्टर बढ़ा दो, अग्निशमन जो आपका एम्बुलेंस है वो बढ़ा दो, चाहे और जो भी चीजें वो बढ़ा दो, कम नहीं कर सकते। तो 158 4 क्या कहता है? राज्यपाल की पदावधि के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, कोई भी कटौती नहीं की जा सकती, वर्दी आप कर सकते हो। बताओ किस किस को समझ में आया? आर्टिकल 158 4 किस किस को समझ में आया? हाँ, और आर्टिकल 158 किस किस को क्लियर है? उसके बाद में मैं आगे ही चीजें बताऊंगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। फिर हम लोग शपथ पे भी आएंगे, हाँ फिर हम सारी चीजें कवर करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से यही है, हाँ आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि 158 क्या क्या कहता है। 158 से कितने प्रश्न बन सकते हैं? 158 अगर आपका कमजोर नहीं है तो आपको ये पता है कि कोई एमपी और एमएलए जो है वो अगर राज्यपाल बनता है तो वह एमपी एमएलए नहीं रहेगा। क्या? पहली बात क्लियर। उसके बाद में 2 नंबर बात आप लोगों को क्या याद रखनी है? अगला लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्लियर। 3 नंबर बात क्या याद रखनी है भाई? 3 नंबर बात याद रखनी है कि संसद डिसाइड करेगी कि उनके वेतन, भत्ते, परिलब्धियां, विशेषाधिकार
क्या होंगे? कसर ये भी क्लियर है। और फिर 4 नंबर बात क्या याद रखनी है? 3 कह क्या कहता है कि अगर 2 राज्य में है, 2 राज्य में है तो फिर वेतन कैसे चुकाया जाएगा? ये दोस्तों याद रख लेना, राष्ट्रपति साहब डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे? राष्ट्रपति साहब। और 4 क्या कहता है? कोई कटौती नहीं की जा सकती, कोई कटौती नहीं की जा सकती। बताओ, एकदम क्लियर? सर समझिए क्या, हमें तो याद ही हो गया। समझिए क्या, हमें तो याद ही हो गया। याद हो गया तो फिर बाद में जो है और आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं अपन जो है वो। इसमें अब और कुछ डाउट और आ सकते हैं, उनका भी जो है समाधान साथ ही कर लेते हैं। अब समाधान क्या करना है भाई कि वेतन जो है आपका, जो वेतन जो है राज्यपाल का वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। वेतन किस पे भारित होता है? राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, पर भारित होता है मतलब राज्य सरकार देगी। कौन देगी? राज्य सरकार। पहले क्लियर? लेकिन वेतन का निर्धारण कौन करेगा? वेतन का निर्धारण संसद करेगी। वेतन का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। वेतन का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। पहली चीज क्लियर। अब उसके बाद में पेंशन जो होती है, पेंशन जो है वो दोस्तों आपको जो पेंशन तो भाई बात राज्य थोड़ी देगा, पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। केंद्र की संचित निधि पर भारित है। केंद्र की संचित निधि पर भारित है। लेकिन हाँ, इसका निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण संसद करेगी। निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा राज्यों में आप लग रखे हो, मान लो आप 2 राज्य में हो, 2 राज्य में हो, तो वेतन कितना कितना कौन देगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। टोटल वेतन का डिसीजन संसद। वेतन देगा कौन? राज्य की संचित निधि से। कौन सा राज्य कितना देगा ये डिसीजन राष्ट्रपति का। अब बताओ, आनंद आया तुम लोगों को? हाँ, बूस्टर इज बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आप क्या आईएएस की तैयारी भी करवा रहे हैं क्या? अब स्टेट पॉलिटी जो है वो बेसिक तो आईएएस में भी आती है, और हम आशा करते हैं कि अगली जुलाई तक यूपीएससी का बैच भी आपको बूस्टर पे मिलेगा। तो अभी हम पहले आरएस के अंदर जो है वो पूरी पारंगतता लाते हैं, और उसके बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो आगे अगले साल आपको यूपीएससी का भी मिलेगा। तो बूस्टर अब सिविल सर्विसेज के अंदर आगे जो है वो बढ़ेगा ही। तो एक बार आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से आरएस की तैयारी करिए, फिर आगे भी हम पढ़ेंगे। तो बताओ, हाँ मैं पिछले 1.5 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं केवल तुम्हारे राज्यपाल की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ केवल ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, इधर उधर की कोई बात नहीं की जाएगी। इधर उधर की बातों से प्रश्न सही नहीं होते हैं। कोई हमें कोई शेरो शायरी नहीं आती किसी भी प्रकार की, ना ही हमें कोई चुटकुले आते हैं भाई, क्योंकि कंटेंट इतना होता है तो ना शेरो शायरी की ना कोई चुटकुलों की जरूरत नहीं पड़ती। और हम पढ़ाने में इतना जो है वो लीन हो जाते हैं, और हमारा स्टूडेंट इतना जो है उसके अंदर इंटरेस्ट ले लेता है कि हमें ना कोई मजाक की, ना किसी चुटकुले की, ना किसी कहानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ना हमारे स्टूडेंट को पता चलता है कि 1.5-2 घंटे हो गए, ना हमें पता चलता। जब कंटेंट में ही इतना मजा है तो फिर बाद में इधर उधर की बातों की कोई जरूरत है क्या? हाँ बताओ, इधर उधर की बातों की जरूरत है क्या? हम पढ़ेंगे, जब हम स्टेट पॉलिटी आगे पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे, एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है, और एक आपकी जो है वो दोस्तों लोक लेखा निधि होती है। जो जितना भी पैसा सरकार के पास आता है वो संचित निधि में जमा होता है, और संचित निधि में आए हुए पैसे से पैसा जो है वो निकालना है तो आपको संसद या विधानमंडल की जो है वो परमिशन लेनी होगी। ठीक है, तो आपको मैं फिर आश्वस्त कर देता हूं कि अगर आप हमारे यहां 2 घंटे पढ़ेंगे तो फिर आप 2 घंटे ही पढ़ेंगे। को थोड़ी बहुत मैं तुम लोगों से बतला लेता हूं कि गांव में मैं पढ़ किए हैं, घरा से ठीक है कि छोटी मोटी बात अगर मैं कर लेता हूं तो कर लेता हूं। जनरली आपको बातें जो है वो कम ही मिलेंगी। हाँ, बातें जो है वो कम ही मिलेंगी, याद रख लेना। कुंदन जी, पेंशन केंद्र निधि से इसलिए दी जाती है कि राज्यपाल कहां राज्यपाल रह जाए तो फिर बाद में जो है पेंशन कहां से लेता रहे। तो संवैधानिक प्रमुख है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, और संवैधानिक पद है तो केंद्र सरकार देती है पेंशन। हाँ ओके, अब सर जो है वो इसके अंदर ऑफ अभी एक आर्टिकल 159 बाकी है भाई, और तुम लोगों को कहीं ये तो नहीं है रेस्ट चाहिए। जब हम रेस्ट नहीं कर रहे तो तुम्हें भी रेस्ट का जो है वो कोई अधिकार नहीं है,
लगे रहना बस आज पूरी क्लास में। और फिर बता देता हूं, आदर्श बैच आज से विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुका है। आप एक एक क्लास का आनंद यूट्यूब पे एक एक दिन ले सकते हैं। उसके बाद ये कल से ऐप पे शिफ्ट हो जाएगा और ऐप पे शिफ्ट होते ही आज शाम को आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा कि किसकी कब क्लास होगी और आनंद से क्लास लेना भाई, आनंद से क्लास ले लोगे। तो आदर्श बैच अभी आप लोगों को प्री और मेंस का 14,000 रुपए में ऑफर में मिल रहा है। और ये ऑफर इसलिए आप लोगों के लिए है क्योंकि जनरली फीस 15 ही रहती है, लेकिन वैकेंसी टाइम है। आप लोग जल्दी डिसीजन लीजिए, लाखों रुपए फीस रेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ना जयपुर आना, ना जोधपुर जाना, ना दिल्ली जाना, घर पे बैठे रहो। जाना है तो लाइब्रेरी में जाओ और घर आ जाओ, ये खेत में घुमाओ भले। पढ़ाई बढ़िया घर बैठे करो आराम से और बढ़िया तरीके से मेहनत करो। और आदर्श बैच प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा और प्रतिज्ञा बैच केवल प्री को कवर करेगा। तो मेरा यही कहना है कि आप आदर्श बैच में एनरोल करें। टेस्ट सीरीज हमारी 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है और जिसके लिए आप लोग जो है वो तैयार हो जाइए, जिसके लिए आप लोग जो है वो तैयार हो जाइए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। हाँ, और आप अगर यहां से पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अब आपको किसी भी प्रकार की स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी स्टैंडर्ड बुक में जितनी बातें हैं और आपके यहां पे जो संविधान में जितनी बातें हैं वो सारी हम आप लोगों के लिए एक जगह करके लाए हैं। तो फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत करें, आप एक बार ना करें। जब आप पूरा पढ़ लें फिर आपको लगे कि कल सर जो है वो कुणाल सर ने, रामनिवास सर ने, सबने यही बात कही कि आप जो है वो बढ़िया तरीके से पढ़ें और जब पूरा सिलेबस हो जाए तो उसके बाद आपको जितना इनोवेशन करना है उतना कर लो। अब बात करते हैं दोस्तों शपथ के बारे में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा जो है वो क्या दी जाती है दोस्तों, इन्हें जो है वो अपने पद की शपथ दिलाई जाती है। याद रखें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा जो है वो शपथ दिलाई जाती है। लेकिन शपथ से पहले एक नियुक्ति पत्र जारी होता है। शपथ से पहले राष्ट्रपति साहब साइन करके और एक नियुक्ति पत्र जारी करते हैं और उन्हें अधिपत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अधिपत्र। 159 से डाउट रह सकता है, 159 से जो है वो डाउट रह सकता है। तो समझते हैं यहां पे दो चीजें हैं, यहां पे याद रखें दोस्तों। आर्टिकल 159 के अंदर दो चीजें हैं, आर्टिकल 159 के अंदर दो चीजें हैं। एक आपका अधिपत्र। अधिपत्र जो है वो पत्र है जो राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया नियुक्ति पत्र है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रेषित नियुक्ति पत्र, राष्ट्रपति के द्वारा प्रेषित जो नियुक्ति पत्र होता है वो नियुक्ति पत्र जो है वो दोस्तों आपका क्या है? अधिपत्र है। नियुक्ति पत्र जो है वो क्या है? अधिपत्र है। और एक होती है शपथ, एक होती है दोस्तों आपकी शपथ, याद रखें। और आपकी जो ओथ जो है वो संविधान के अनुरूप, संविधान है के अनुरूप आपकी ओथ होती है, संविधान के अनुरूप आपकी जो ओथ होती है। तो आपको शपथ दिलाने से पहले, आपको शपथ दिलाने से पहले जो है वो दोस्तों जो है वो एक क्या होनी चाहिए? शपथ से पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर तो आना चाहिए ना भाई। ज्वाइनिंग हो रही है, उस ज्वाइनिंग से पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर तो बनता है या नहीं बनता है? बनता है ना। बेसिक सी बात है, आप अगर जो है वो किसी को राज्यपाल की शपथ दिला रहे हैं तो उससे पहले जो है वो राज्यपाल की शपथ से पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर तो बनता है ना। तो जब अपॉइंटमेंट लेटर एक जब बनता है तो वो अपॉइंटमेंट लेटर को हम क्या बोलते हैं? अधिपत्र। उसे हम क्या बोलते हैं? अधिपत्र। और अधिपत्र जो है पढ़ के कौन सुनाता है भाई? अधिपत्र पढ़ के कौन सुनाता है? मुख्य सचिव साहब अधिपत्र पढ़ के सुनाते हैं। आपके राज्य के मुख्य सचिव साहब जो है वो अधिपत्र पढ़ के सुनाते हैं कि आपको राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति साहब से जो है वो एक अधिपत्र जो है वो ये है। बताओ भाई, और शेयर कर दो सभी ज्यादा से ज्यादा। हाँ, हाँ, एकदम पहली चीज क्लियर आई क्या? कौन पढ़कर सुनाता है? आर्टिकल 159 के तहत कौन पढ़कर सुनाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा प्रेषित जो नियुक्ति पत्र होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसे राजस्थान के राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्य सचिव साहब ये पढ़कर सुनाते हैं कि भाई साहब वहां से लेटर प्राप्त हो गया है। को ठीक बात है, हो गया। तो अब आर्टिकल 159 के अनुसार संविधान के अनुरूप शपथ दिलाई जाती है कि जो है वो दोस्तों ये शपथ कौन दिलाते हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है या दोस्तों सीनियर जज।
याद रखें, या तो मुख्य न्यायाधीश या दोस्तों वरिष्ठ न्यायाधीश, या तो मुख्य न्यायाधीश या फिर बाद में वरिष्ठ न्यायाधीश। ये बताओ किस किस को क्लियर है? अब कभी डाउट नहीं रहेगा ना, 159 एकदम क्लियर है ना, एक एक चीज जो है वो दोस्तों जो है वो एकदम क्लियर है, तो बस फिर बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्लियर है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहां मैं फिर एक डाउट क्लियर कर रहा हूं, आर्टिकल 159 से आपसे कितने 3 प्रश्न बन सकते हैं, 3 प्रश्न बन सकते हैं। हर आर्टिकल के प्रश्न बना के बता दिए हैं, अब गलत मत कराना भाई साहब। क्या कि दोस्तों जो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो अधिपत्र, प्रेसिडेंट के द्वारा जो अधिपत्र भेजा गया है उसे पढ़कर कौन सुनाता है? कि गुरुजी उन्हें पढ़कर जो है वो मुख्य सचिव साहब सुनाते हैं, मुख्य सचिव साहब सुनाते हैं। पहली चीज क्लियर, एकदम क्लियर? हाँ ना ब्रो भाई कमेंट सेक्शन में। हाँ, अब जो शांत नहीं होना चाहिए, अब तो आगे तो आपकी जो है वो साइंस की क्लास आने वाली है। सुबह सुबह जो है वो तुम लोगों ने पॉलिटी पढ़ी, अब साइंस पढ़ना। चलो फिर बात करते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, आपके यहां पर है, आपके यहां पर दोस्तों याद रखें नियुक्ति पत्र है, उसके बाद में बात आती है शपथ की। तो शपथ जो है वो कौन दिलाते हैं? हाईकोर्ट के जो है या तो मुख्य न्यायाधीश साहब, और अगर वो उपलब्ध नहीं है उस समय तो जो है वो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो दोस्तों आपके सीनियर जज, आपके जो है वो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय जो उपलब्ध है वो दिलाएंगे, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध है वो दिलाएंगे। और उसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि जो शपथ जो दिलाई जाती है, तो अगर आप राजस्थान के राज्यपाल हैं तब तो आपको राजस्थान की शपथ दिलाएंगे, लेकिन अगर आपको दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, तो क्या दोबारा शपथ होगी? क्या बताओ, क्या दोबारा शपथ होगी? क्या दोबारा अधिपत्र आएगा? क्या कहा जी, जायज बात है। वापस राष्ट्रपति साहब बोलेंगे कि आपके जो है वो पंजाब के जो है वो राज्यपाल जो है वो कौन है भाई साहब? आपके गुलाब चंद कटारिया जी हैं। तो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी को पंजाब के राज्यपाल के साथ साथ मान लीजिए इन फ्यूचर हरियाणा का भी राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो हरियाणा के जो है वो मुख्य सचिव साहब ये अधिपत्र पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद में आपके जो है वो दोस्तों जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हाँ मुख्य सचिव तो जो है वो पढ़कर सुनाएंगे, मुख्य न्यायाधीश जो है उनको शपथ दिलाएंगे, और वो शपथ लेते समय बोलेंगे ना, मैं हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेता हूं कि हाँ संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन और सारी चीज जो वो कंप्लीट। ये एकदम बेसिक चीज है ना, कभी ये प्रश्न तो गलत नहीं करोगे ना। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं गवर्नर से संबंधित, सारे डाउट क्लियर, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल बातें हैं और जिनको आप कवर कर सकते हैं। अब देखो मैंने जो जितना पढ़ाया है उनमें से आप लोगों को एक बार कुछ प्रश्न पूछता हूं और तुम बताना उन प्रश्नों के जवाब। तैयार हो? 5-7 प्रश्न पूछ लूं, 5-7 प्रश्न पूछ लूं। चलो पहला प्रश्न तो आप लोग ये बताएं कि आपका एक राज्यपाल होगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? जल्दी बताओ भाई। तो आर्टिकल जो है वो 153 में लिखा हुआ है कि एक राज्यपाल होगा। तो आप मुझे बताओ कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहां पर, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि एक व्यक्ति, एक प्रश्न, एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर भी रह सकता है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा कहा गया? बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ बहुत बढ़िया, तुम्हें पहले से याद है, आर्टिकल तो सारे याद होने ही थे। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होंगी। ये आर्टिकल 154 में जो है वो कहा गया है। लेकिन आप मुझे बताएं इन शक्तियों का उपयोग वो किसके माध्यम से करेगा? हाँ, किसके माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा? बताओ भाई, किसके माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा? तो किसके माध्यम से करेगा? अधीनस्थ के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। जायज बात है। फिर बात आती है आपके यहां पे कि दोस्तों राज्यपाल का चयन कौन करता है? बताओ कमेंट सेक्शन में, राज्यपाल का चयन कौन करता है? राज्यपाल का चयन कौन करता है? राज्यपाल का चयन कौन करता है? अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए, आर्टिकल तो वैसे ही याद है। तो चयन कौन करता है? केंद्र सरकार चयन करती है, राज्यपाल का केंद्र सरकार जो है चयन करती है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं।
क्या सर ये भी जायज बात है। अगला प्रश्न आप लोगों से कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, और राज्यपाल का जो है वो दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से ली गई है, नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से ली गई है, नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से ली गई है बताओ। हाँ, केवल रट्टा नहीं मारना कि एक राज्यपाल होगा, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होगी, उसका अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद में कार्यकाल, योग्यता, शर्तें, शपथ, ये तो सबको ही याद है, ये तो सबको ही याद है। तो पद जो है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया सर कनाडा से ली गई है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो कनाडा से ली हुई है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो क्या ली हुई है, कनाडा से ली हुई है। ये तो सर याद हो गया, जायज बात है, याद हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मैं पूछता हूं कि जो है वो आपके राज्यपाल होते हैं वो किनके प्रसाद पर्यंत होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उन्हें हटा कौन सकता है, और वो त्याग पत्र किसे देते हैं, बताओ। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, हाँ कमेंट सेक्शन में यह झाम बांध दो, खिंचा रखो मीटर। लिखो भाई सभी के सभी, कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लिखो, बहुत बढ़िया। तो याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पे प्रसाद पर्यंत नियुक्ति, और जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा, कंप्लीटली याद रखना होगा कि राष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न आप लोगों से मैं पूछता हूं, ये आपका जवाब एकदम सही है कि आपके यहां पर अगर उत्तराधिकारी नहीं आए, कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो प्रति माह के वेतन पे बने रहते हैं या प्रति दिन के वेतन पे बने रहते हैं, प्रति माह के वेतन पे बने रहते हैं या प्रति दिन के वेतन पे बने रहते हैं, प्रति माह के वेतन पे बने रहते हैं या प्रति दिन के वेतन पर बने रहते हैं। क्या बात है, गजब, प्रतिदिन के वेतन पे बने रहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से कि राज्यपाल का जो है वो वेतन का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, संसद करती है, राष्ट्रपति। क्या सर जी, निर्धारण संसद करती है, लेकिन वेतन देते कहां से हैं, क्या सर जी, वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। क्या बात है, ये तुम लोगों को पता है। लेकिन ये बात बताओ कि कोई गवर्नर अगर एक से अधिक राज्य, मतलब 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो उसका वेतन कौन देगा, इसका डिसीजन या उसके कार्य क्या होंगे, ये निर्धारित कौन करता है, ये निर्धारित कौन करता है, बताओ, ये निर्धारित कौन करता है, ये निर्धारित कौन करता है, क्या बात है, ये कौन निर्धारित करता है, ये राष्ट्रपति करता है। ये निर्धारित कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। और अब दोस्तों आप लोग जो है ये बताएं कि पेंशन कौन देता है, पेंशन कौन देता है, पेंशन कौन देता है, तो वो जो है वो क्या, भारत की संचित निधि से। तो एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं, आर्टिकल 153 से लेकर 159 एक सांस में लिख दो, आर्टिकल 153 से लेकर और आर्टिकल 159 तक जो है जो एक सांस में लिख दो भाई, सभी लोग जो एक सांस में लिख दो, हाँ सभी लोग जो है वो एक सांस में लिख दो, जल्दी से लिख दो भाई सभी के सभी स्टूडेंट। 153 से लेकर 159 तक कंप्लीटली एक साथ लिख दो भाई, एक साथ लिख दो सभी के सभी स्टूडेंट, हाँ सभी लिख दो एक साथ। 153 से 159 आदर्श बैच आपका आज से स्टार्ट हो गया, जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो लेट ना